हेलो, नमस्ते, ऑल एस्पिरेंट वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो हम यहाँ पे एनवायरनमेंट का मॉड्यूल देख रहे हैं, जिसमें अप्रैल 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक का करंट का कंपाइलेशन है, ठीक है? देखिए, इसके अब तक लगभग आपके 7 यू कैन से दैट पार्ट आ चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे। वो आप पहले देखें, उसके बाद ही आप इस पे आएँ, ठीक है? अच्छा, अब ये 7 पार्ट्स आए क्यों? तो उसका क्या कारण है? तो उसका रीज़न है क्योंकि अगर हम चाहें, तो उसे 1 या 2 डेज़ में फिनिश कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे जो लास्ट पीवाईक्यू है एंड यू कैन से दैट जो अपकमिंग एमसीक्यू हैं, उसकी थीम को यहाँ पे हम एनालाइसिस कर रहे हैं। राइट? तो इसलिए थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, बट वो कहते हैं ना कि सफलता का कोई शॉर्ट वे नहीं होता है और इसमें हमारा 1 आवर के शेड्यूल्स में हम इसे रीड कर रहे हैं, जिससे हमारा जो भी स्टैटिक्स एंड सीसेट हम जो रीड कर रहे हैं या मेंस भी हम तैयारी कर रहे हैं, वो हमारा डिस्टर्ब नहीं हो रहा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इसलिए हम इसको 1 आवर के शेड्यूल में ही देख रहे हैं। तो जो भी पहली बार इस वीडियो को अगर देख रहा है, तो वो पहले लास्ट वीडियो जाके देखे, तो थोड़ा-सा और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और मैं आपको बता दूँ, पीटी 365 पढ़ने का तरीका मैंने कई बारी इसमें डिस्कस भी किया है लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से आपको पढ़ना होता है। ये नहीं है कि आपने 15 से 20 घंटे की वीडियो देखी यूट्यूब चैनल पे और आपने सोचा भाई वन टाइम में मैं बूम करके इसे फिनिश करके निकल जाऊँगा। तो ऐसा नहीं करना होता हमें। इसका कारण होता है क्योंकि हमें और भी चीज़ें देखनी होती है, मेंस भी देखना है, सीसेट भी देखना है, स्टैटिक क्वेश्चंस भी देखने होंगे, राइट? सो हमने कहाँ तक देख लिया था वो एक बार और हम टेकन कर लेते हैं। हमने बायोडायवर्सिटी कंप्लीटली फिनिश कर लिया, राइट? उसके बाद फिर हमारा इधर क्लाइमेट चेंज भी हमारा कंप्लीटली फिनिश हो गया था एंड देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी हमारा फिनिश हो गया था। और इसमें हमारा लगभग यू कैन से दैट इसमें हमारे कुछ चीज़ें रह गई थी, उनकी बातें मैं करूँ तो अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ और मिसलेनियस वाला हमारा चल रहा था, ठीक है? तो आज हम इसको टैकल करेंगे और देखते हैं इस तरीके से हम लास्ट वीडियो को भी देख रहे थे, ओके? सो हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं, क्या टॉपिक है हमारा आज का? सो हमारे पास यहाँ तक हमने देख लिया था इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट यानी कि आईएनएम। आईएनएम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं मिसलेनियस में। तो हमारे पास पहला टॉपिक है इल्लीगल सैंड माइनिंग। तो अब आप समझ रहे होंगे कि कुल मिला के अवैध तरीके से सैंड माइनिंग हो रही है, उसके रिगार्डिंग है ये। तो अभी हुआ क्या है, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने यू कैन से दैट साउट रहा है रिपोर्ट जो कि डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट होते हैं उनको कि भैया वो इल्लीगल जो सैंड माइनिंग हो रही है तमिलनाडु में, उसको वो थोड़ा-सा देखें किस तरीके से है और क्या नहीं है, राइट? सो आगे क्या है, अब थोड़ा-सा हम सैंड रिसोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, क्या नहीं है। तो सैंड जो है वो सेकंड मोस्ट एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्स है, राइट? अब देखिए यहाँ क्वेश्चन्स नहीं बना है हमारा, तो हमने यहाँ पे टैकल नहीं करा है। बाद-बाकी क्वेश्चन्स हमारा आगे होगा तो उसे हम ज़रूर टैकल करेंगे, राइट? सो जैसे मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे आज हमें क्वेश्चन्स मिल रहा है जो हम टैकल करेंगे वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पे है जो कि 2022 में क्वेश्चन्स बना था, ठीक है? तो क्वेश्चन्स जहाँ टैकल करने की होती है वहाँ हम ज़रूर टैकल करते हैं। तो मैं बात कर रहा था सैंड माइनिंग की। आप कह सकते हो ये सेकंड मोस्ट एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्स है पूरे वर्ल्ड में, आफ्टर किसके? वाटर। ये थोड़ा-सा हमें देखना है। ये डेटा एक्चुअली में कौन प्रोवाइड करता है? तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यू कैन से दैट यूएनईपी, क्लियर कट है। अच्छा, मेन सोर्स की बात करेंगे तो सैंड रिसोर्स कहाँ से मिलते हैं हमें? रिवर हो गया, लेक हो गया, रिजर्वियर हो गया, कोस्टल एंड मरीन सैंड्स हो गए, राइट? अच्छा, इंडिया में क्या रेगुलेशन है वो थोड़ी-सी बात करते हैं। तो सैंड जो है वो माइनर मिनरल्स में आता है, ना कि मेजर में, राइट? अंडर किसके? माइंस एंड मिनरल, जो कि डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, जिसे एमएमडीआर एक्ट कहते हैं। क्लियर कट है यहाँ पे? तो आपको यहाँ पे नोटेबल आपके लिए है कि सैंड जो है वो मेजर या माइनर मिनरल्स में है, तो ये माइनर मिनरल्स में है, राइट? अच्छा, आगे बात करेंगे जो रेगुलेशन है जो माइनर मिनरल्स का, उसमें कंट्रोलिंग ऑफ इल्लीगल माइनिंग ये भी शामिल होती है। ये सब किसके अंडर में होते हैं? लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो थोड़ा-सा हमें यहाँ पे नोटिस करके चलना है कि सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सैंड जो है वो माइनर मिनरल्स है और ये किसके अंडर में आता है? स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है? इसमें इल्लीगल माइनिंग भी इंक्लूड होती है। अच्छा, सैंड माइनिंग के एक्चुअली में क्या इम्पैक्ट होते हैं? तो वो थोड़ा-सा हम देखते हैं, जैसे बायोडायवर्सिटी पर भी होते हैं, हाइड्रोलॉजिकल फंक्शंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स। सो बायोडायवर्सिटी की बात करेंगे तो हैबिटेट लॉस ऑफ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल फ्लोरा एंड फ्यूना। तो कुल मिला के ये है कि सैंड माइनिंग से ये इम्पैक्ट पड़ता है बायोडायवर्सिटी पे, एक्वाटिक या जो टेरेस्ट्रियल में फ्लोरा या फ्यूना होते हैं उनके हैबिटेट लॉस पर, राइट? इसी तरीके से हाइड्रोलॉजिकल फंक्शंस की बात करेंगे तो वाटर फ्लो चेंज होता है, ठीक है? एंड वाटर टेबल्स ये भी लोअरिंग होती है इस कारण से। भाई सीधी-सी बात है, जब आप कोई भी चीज़ की माइनिंग कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, तो वो चीज़ अंदर डीप में ही तो जाती चली जाएगी ना, राइट? आगे बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इसमें क्या होता है? डैमेज टू ब्रिज, रिवर एम्बांकमेंट्स एंड कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। एक्सट्रीम इवेंट, तो इसमें प्रोटेक्शंस जो है वो डिक्लाइन होता है, किसके अगेंस्ट में? एक्सट्रीम इवेंट जैसे फ्लड है, स्टॉर्म सर्ज है, राइट? सो ये चीज़ हमें थोड़ी-थोड़ी देख के चलनी है। अब देखिए, बहुत बारी मैंने एस्पिरेंट को देखा है कि उन्होंने क्या करा, ये पूरा रट्टा मार लिया। भाई रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि पूरा तो पीटी 365 से क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन्स के कुछ पार्ट बनते हैं, जैसे अगर हम कहें 15 से 20 क्वेश्चंस हमारा पीटी 365 पे थीम बेस पे होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है? तो इसमें हमें जो मेन चीज़ें हैं वो देख लेनी होती हैं। आगे बात करते हैं, क्या यू कैन से दैट जो कि मेजर टेक ली गई हैं, इंश्योर करने के लिए कि बेस्ट प्रैक्टिस इन सैंड माइनिंग। तो कुल मिला के ये है कि सैंड माइनिंग तो हमारे लिए नीडी है, बट उसे हम किस बेस्ट प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं। उसको इंश्योर करने के लिए क्या-क्या इनिशिएटिव ली गई हैं, तो वो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। जैसे सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट गाइडलाइन 2016,
इसको ये सप्लीमेंटेड है एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइन ऑफ सैंड माइनिंग 2020, ठीक है? इसके लिए रिस्टोरेशन एंड मेंटेन करने के लिए रिवर इकोलॉजी को। इसी तरीके से दूसरी है, अब देखिए ये थोड़ी-थोड़ी आपको एक माइंड में फीडबैक बना लेना है कि भई ये चीज़ें ये सैंड माइनिंग से रिलेटेड है। उसके बाद है सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क 2018 जिसको मिनिस्ट्री ऑफ माइंस देख रही है, ठीक है? इसी के बाद है हमारे पास ओवरबर्डन्स, ये भी थोड़ा-सा यू कैन से दैट जैसे वेस्ट और स्पॉइल होते हैं, उसको हम ओवरबर्डन में काउंट करते हैं। तो इसमें मटेरियल जो होते हैं वो यू कैन से दैट लाइज़ होते हैं कैन से एरिया लैंड इटसेल्फ टू इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेशंस, जिसमें रॉक होगी, सॉइल होगी, इकोसिस्टम होगी, ये सब यू कैन से दैट इससे अबव होते हैं। उसका नाम भी है ओवरबर्डन। तो ये थोड़ा-थोड़ा हमें देख के चलना है, यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था इल्लीगल माइनिंग में, तो वो हमें देख लेना था कि ये माइनर मिनरल्स है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ठीक है? और ये सेकंड नंबर पे है आफ्टर वाटर, क्लियर कट है? तो ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, बाद बाकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हमें याद करना पड़े या रट्टा मारना पड़े, राइट? चलिए आगे चलते हैं, फिर हम बात करते हैं अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ की, तो इको मार्क। देखिए, इसका क्वेश्चंस यूपीएससी में तो नहीं बना है, बट पीसीएस में क्वेश्चंस इसका बना है। तो हम इसको ज़रूर देख लेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। ये न्यूज़ में क्यों है? तो अभी हुआ क्या है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसने नोटिफाई करा है इको मार्क रूल 2024, राइट? अच्छा, इस रूल में क्या-क्या है वो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। जैसे ग्रांटिंग क्राइटेरिया क्या होगा, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, ड्यूरेशन एंड ओवरसाइट एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। तो हम देख लेते हैं जो यू कैन से दैट इको मार्क रूल्स 2024, ये इसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 साल के लिए है। एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो इसे कौन देखेगा? वही स्टीयरिंग कमिटी, और इसको हेड कर रही होगी एनवायरनमेंट सेक्रेटरी, राइट? अच्छा, आगे बात करते हैं ग्रांटिंग क्राइटेरिया क्या है इसका? तो जो भी प्रोडक्ट है जिसका हमें लाइसेंस चाहिए या सर्टिफिकेट चाहिए कंफर्मिटी करने के लिए कि ये इंडियन स्टैंडर्ड ग्रांटेड जो होगा वो किसके अंडर में होगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट एंड यू कैन से दैट मैंडेट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, जो कि फुलफिल करेगा क्राइटेरिया, ठीक है? जो यू कैन से दैट प्रिस्क्राइब करेगा इस रूल्स में। तो ये थोड़ा-सा हमें देखना है। अकॉर्डिंग टू द इस रूल की बात करेंगे तो इको मार्क्स जो है वो ग्रांटेड किसके लिए होता है? प्रोडक्ट के लिए, कि उसपे मेंशन करना है कि ये जो है वेज है, नॉन वेज है, इसके लिए। प्रोडक्ट दैट मीट स्पेसिफाइड एनवायरमेंटल क्राइटेरिया एज़ पर द रिसोर्स कंजम्पशन एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो क्लियर कट है। अब देखिए इको मार्क एक बारी मैं बता दूँ आपको, जैसे आप चिप्स लेते हैं, ठीक है? या फिर मान के चलिए आप कोई और प्रोडक्ट ले लेते हैं और उसपे इस तरीके से एक रेक्टेंगल टाइप में होगा और यहाँ पे अगर ग्रीन है, तो यू कैन से दैट ये आपका वेज में आ जाएगा, ठीक है? और आपका अगर यहाँ पे रेड है, तो ये नॉन वेज में आ जाएगा। इस तरीके से इको मार्क लगाया जाता है। एक बारी अगर आपने चिप्स वगैरह कुछ भी खाते हैं, तो एक बार इसे ज़रूर देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इको मार्क जो है किस तरीके से दिखता है, ठीक है? अच्छा, आगे बात करें तो कुल मिला के ये यू कैन से द सर्टिफिकेट है कि भई हाँ, ये हम लोग इस तरीके का इसमें जो भी इंग्रीडिएंट मिलाते हैं, वो हमारे वेज हैं या नॉन वेज हैं, राइट? अच्छा, आगे बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको अप्लाई करना पड़ेगा इको मार्क के थ्रू, ठीक है? किसके थ्रू? सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड, यू कैन से दैट सीपीसीबी के थ्रू। ड्यूरेशन हमें पता है ये 3 साल के लिए। आगे बात करें तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, तो थोड़ा-सा एक बारी आप देख लेंगे, हालाँकि क्वेश्चन्स नहीं बना है, ये मैं क्लियर कट करके चल रहा हूँ जिससे कि एस्पिरेंट कन्फ्यूज़ ना हो कि यहाँ से कोई क्वेश्चन्स नहीं बना है हमारे लिए। बट हमें ये ज़रूर देख लेना है कि इसको एक्चुअली में कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है। एंड देन अगर हम बात करें, हाँ, ये भी हम क्लियर कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट्स मिनिस्ट्री एंड बोर्ड्स वाले हम पहले ही कह के चल रहे हैं कि हम ये क्वेश्चंस 90 या 95 जो है वो गलत ही होते हैं, तो इनको श्योर शॉट है कि हम गलत ही मान के चलेंगे, राइट? तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है। इस रूल्स में यू कैन सी दैट जो ये अप्लाई कहाँ करना पड़ेगा, ये थोड़ा-सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। एनवायरमेंटल यू कैन से दैट सर्टिफिकेशंस की बात करें इंडिया में, तो वो क्या है? जैसे इंडियन फॉरेस्ट बोर्ड सर्टिफिकेशन स्कीम्स है, तो इसमें ये ऑफर होती है वॉलंटरी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट को, ये प्रमोट करेंगे किसको? सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और एग्रो फॉरेस्ट्री को, राइट? कौन? जिसकी हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल सर्टिफिकेशंस की। और इसमें इंक्लूड होता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशंस, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन एंड चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशंस, और ये प्रोवाइड करता है मार्केट इंसेंटिव टू वेरियस एंटिटीज, राइट? सो यहाँ थोड़ा-थोड़ा हमें देख के चलना है, ज़्यादा नहीं, पीछे में इसका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आगे बात करें हम इथेनॉल 100, तो ये आपने सुना होगा कि कई बार हम ये बात करते हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है ना? तो उसी के रिगार्डिंग है ये। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने लॉन्च करा है इथेनॉल 100 फ्यूल्स, राइट? अच्छा, अब ये इथेनॉल 100 फ्यूल एक्चुअली में है क्या? तो एक ये क्लीनर एंड यू कैन से दैट ग्रीनर, मतलब कहते हैं ना सफाई करने वाला और एनवायरमेंटली इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है किसके? गैसोलीन का। एंड इस ब्लेंड ऑफ कितना लगभग ब्लेंड हो रहा है ये 90 से 94% इथेनॉल और 4 से 5% मोटर स्पिरिट, जो कि प्रोवाइड करेगा प्रोवाइड कलर टू फ्लेम्स, ठीक है? एंड 1.5 को सॉल्वेंट हायर सैचुरेटेड अल्कोहल। तो आपको बस इतना समझ लेना है कि एक्चुअली में ये क्लीनर एंड ग्रीनर ऑल्टरनेटिव है गैसोलीन के लिए, राइट? जिसमें ब्लेंड हो रहा है ये 90 से 94% इथेनॉल। तो ये रेशियो अगर याद ना रहे, डज़न्ट मैटर, बट आपको इतना ज़रूर देख लेना है कि ये क्या है, क्या नहीं है। इथेनॉल 100 की बात करेंगे तो ये हाई ऑक्टेन नंबर है, जिसकी रेंज जो है वो 100 से 105 है, और यू कैन से दैट ये आइडियल होता है हाई परफॉर्मेंस इंजन के लिए। कुल मिला के आप कह सकते हो कि जो हाई परफॉर्मेंस इंजन होते हैं उनके लिए कि आदर्श ऑयल है, राइट? और ये इंश्योर करता है क्या? इम्प्रूव करेगा एफिशिएंसी एंड पावर आउटपुट
ऑल व्हाइल यू कैन से दैट और मिनिमाइज़ करेगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पे क्या, जो भी इफ़ेक्ट पड़ता है अदर ऑयल का, राइट? अच्छा, आगे बात करते हैं फिर हमारे पास है रीटैप। तो रीटैप की बात करेंगे तो ये फर्स्ट वर्चुअल जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग है रीटैप की, जिसको हेल्ड करा गया है इंडिया एंड यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, ठीक है? आगे बात करते हैं रीटैप की, तो इसको एक्चुअली में अनाउंस किया जाता है इंडियन और यूएस जॉइंटली, यानी कि दोनों के सहयोग से 2023 में अंडर स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। तो देखिए अब एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, तो रीटैप जो है वो किसके लिए है? क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के लिए, राइट? अच्छा, यू कैन सी दैट या फिर इस बॉडी के अंदर है तो नाम से ही हम यहाँ पे थोड़ा-सा एक आइडिया लगा दे रहे हैं। आगे बात करें हम जो स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की, तो इसको लॉन्च करा गया 2021 में। ये कोलैबोरेशंस एफर्ट्स है बिटवीन इंडिया एंड यूएस के लिए, ठीक है? और ये एक्सेलरेट करता है क्लीन एनर्जी इनोवेशंस एंड डिप्लॉयमेंट्स, राइट? तो ये थोड़ी-सी हमें देखना है चीज़ें कि रीटैप एक्चुअली में किससे रिलेटेड है, तो ये क्लीन एनर्जी की बात करता है। रीटैप जो है इनिशियली फोकस करता है ग्रीन एंड क्लीन हाइड्रोजन, विंड एनर्जी, ओशियन एंड टाइडल एनर्जी पे, ठीक है? इसका जो वर्क जो गाइडेड होते हैं उसमें यू कैन सी दैट 5 थीम्स हैं, कौन-कौन सी हैं? जैसे रिसर्च, डेवलपमेंट, पायलटिंग्स एंड टेस्टिंग ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी, राइट? तो ये थोड़ा-सा हमें एक बारी देख लेना है कि कौन-कौन सी इसमें 5 थीम्स हैं रीटैप्स की, जो कि क्लीन एनर्जी के लिए है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम ज़रूर देखेंगे, जो नहीं है हमारे पास उसे थोड़ा-सा हम स्पीड से दे देंगे, ठीक है? अब बात करते हैं बायो सीएनजी, तो सीएनजी तो आपने सुनी होगी ना, गाड़ियाँ चलाते हैं, तो गाड़ियों में सीएनजी पड़ती है, जैसे आजकल पेट्रोल का ये अल्टरनेटिव है या फिर आप कह सकते हो एलपीजी का अल्टरनेटिव है, अब इसका भी अल्टरनेटिव आने वाला है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। आने वाला क्या है कि वो चल भी रहा है और एक्चुअली में अभी अर्बन एरिया में ज़्यादा है, पर रूरल में इतना नहीं है, राइट? सो अब हम बात करते हैं बायो सीएनजी की। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में है क्यों उसकी बात करते हैं। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने रिपोर्ट करा है कि वो प्रोड्यूस करेगा 17,000 किलोग्राम ऑफ बायो सीएनजी, ठीक है? यू कैन से दैट बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब ये फुल फॉर्म हमसे नहीं पूछेगा, खैर ये तो हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आइडिया क्या है क्या नहीं है, बट हाँ, वन डे एग्जाम में इसको पूछता है। एवरीडे फ्रॉम एशिया लार्जेस्ट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट फैसिलिटी। तो हमें ये देखना है कि जो इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसने रिपोर्ट करा है कि वो 17,000 किलोग्राम यू कैन से दैट बायो सीएनजी को यू कैन से दैट क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, राइट? अच्छा, जो कि एशिया की लार्जेस्ट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट फैसिलिटी होगी ये। आगे बात करते हैं हम बायो सीएनजी की। तो ये प्यूरिफाइड एंड कंप्रेस्ड फॉर्म है किसकी? बायोगैस की, जिसमें लगभग 92 से 98% मीथेन कंटेंट होता है। क्लियर कट है? ये थोड़े-थोड़े आपको ये जो यू कैन सी दैट जो डेटा होता है, जैसे इथेनॉल कितना ब्लेंड हो रहा है, वो सब चीज़ें हमें थोड़ी-थोड़ी देख के चलनी होती है। अगर आगे बात करें, ये जो प्लांट है यू कैन सी दैट इंदौर वाला, सो इसको लॉन्च करा गया 2022 में अंडर गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्री रिसोर्स यू कैन सी दैट धन, जिसको हम गोवर्धन कहते हैं। गोवर्धन समझते हैं ना आप? गोबर, जैसे काऊ केक या फिर जैसे गाँव के लोग जो भी एस्पिरेंट है वो तो समझ रहे होंगे ना, थोड़ा शहर वाले ने भी देखा होगा गोबर क्या होता है। सो इनिशिएटिव टू टर्न द वेस्ट इंटो वेल्थ, राइट? अगर गोवर्धन इनिशिएटिव की बात करेंगे, तो उसका कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, राइट? इनका इसका मेन एम क्या है गोवर्धन इनिशिएटिव का? तो ये कन्वर्ट करेगा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट, जिसको किसमें वैल्यूएबल रिसोर्स सच एज़ बायोमास एंड कंप्रेस्ड बायोगैस यू कंसीडर सीवीजी एंड ऑर्गेनिक मैन्योर एंड टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी। क्लियर कट है? तो देखिए गोवर्धन बहुत अच्छी चीज़ है। गोबर जो है वो यू कंसीडर काऊ केक कहते हैं, तो ये बहुत यू कंसीडर बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए, जिसको हम बायोगैस में जिससे हम बायोगैस को प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है? आगे हमारे पास सुपर हाइड्रोफिक कैटालाइसिस, तो इसके बारे में थोड़ा-सा देखेंगे ये क्या है? देखिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारे पास, उसे हम ज़रूर देख के चलना है, जो नहीं है उसे हम स्पीड दे रहे हैं। सो आगे बात करते हैं इसकी हम। अभी हुआ क्या है कि जो साइंटिस्टों की टीम है, उसने डेवलप करा है सुपर हाइड्रोफोबिक यू कैन सी दैट वाटर रिपेलेंट कैटालिस्ट, ठीक है? ये करेगा क्या? ये रिड्यूस करेगा कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोडीज़ल, ठीक है? तो कुल मिला के ये कह सकते हो आप जो बायोडीज़ल्स है, उसकी कॉस्ट को ये रिड्यूस करने का काम करेगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं सुपर हाइड्रोफोबिक कैटलिस्ट की, तो ये ड्राइव होता है कहाँ से? बायोमास यू कैन सी दैट सेलुलोज एंड इको फ्रेंडली, अबंडेंट, रीयूजेबल एंड अफोर्डेबल। भाई इतनी इतनी इसमें क्वालिटी है सुपर हाइड्रोफोबिक्स में, और ये यू कैन से दैट विद किसके साथ असिस्टेंट करता है? वाटर बाय प्रोडक्ट, ठीक है? और ये ऑप्टेन होता है ड्यूरिंग द बायोडीज़ल प्रोडक्शंस, प्रिवेंट करेगा पॉइजनिंग ऑफ द एक्टिविटी साइट बाय द वाटर, ठीक है? यू कैन से दैट जो सुपर हाइड्रोफोबिक कैटलिस्ट है, ये प्रोवाइड करेगा सस्टेनेबल मेथड किसके लिए? बायोमास वेस्ट डिस्पोजल के लिए, और ये एक्सपेंड करेगा यूटिलिटी ऑफ द बायोचार एज एन अल्टरनेटिव टू ग्राफीन। तो ग्राफीन की जगह ये बायोचार के रूप में काम करेगा। क्लियर कट है? तो यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा हमें देख के चलना है। आगे बात करते हैं एक्चुअली में ये कहाँ से ड्राइव होगा, ये थोड़ा-सा आपको देख लेना है एक बारी। आगे बात करते हैं हम बिज़नेस रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग यू कैन से दैट बीआरएसआर। तो ये क्या है? थोड़ा-सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें बिज़नेस रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की, तो ये एक मैंडेटरी डिस्क्लोजर मैकेनिज़्म है, जो कि फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 फॉर द टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी, मतलब 1000 लिस्टेड कंपनी के लिए एक मैंडेटरी डिस्क्लोजर मतलब खुलासा करना है, एंड बिज़नेस टू रिपोर्ट देयर परफॉर्मेंस ऑन एनवायरनमेंट, सोशल गवर्नेंस एंड एस्पेक्ट। तो आप ऐसे समझ सकते हैं एक आम भाषा में कि जो भी कंपनियाँ हैं,
ठीक है? लगभग 1000 कंपनियाँ और वो फाइनेंशियल ईयर्स 2022-23 से ये देखा जाएगा कि भैया वो जो भी परफ़ॉर्म कर रही हैं, वो एनवायरमेंटल और सोशल और यू कैन से दैट उसके लिए क्या ही इनका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है? वो कितना सोशल एंड यू कैन से दैट एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हैं, उनका क्या परफ़ॉर्मेंस है, जिसे हम बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कहते हैं। हालाँकि हम ये पहले ही क्लियर कर चुके हैं, सो इसके बारे में बात करें, ये न्यूज़ में क्यों है? तो रिसेंट अभी हुआ क्या है, इस रिपोर्ट का एनालिसिस किया गया कि हाउ कंपनी जो है, वो इसको एडॉप्ट करेंगी, किसको? बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग्स को, इसलिए न्यूज़ में आ गया ये। सेबी की गाइडलाइन है कि वो यू कैन से दैट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगी डिटेल ऑन 3 काइंड ऑफ डिस्क्लोज़र। तो 3 तरीके से खुलासा करना पड़ेगा जनरल्स, इकोका मैनेजमेंट एंड प्रोसेस एंड प्रिंसिपल वाइज़ यू कैन से दैट इस तरीके से। अगर हम बीआरएसआर की बात करें तो इसका मेन एम है इम्प्रूव करना जो भी कंप्लायंस है, कंसिस्टेंसी है एंड कम्युनिकेशंस है अराउंड नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोज़र, ठीक है? अच्छा सेबी जो है वो इंट्रोड्यूस करता है बीआरएसआर कोड इन 2023 और इसका काम है एनहांस करेगा जो भी रिलायबिलिटी है किसकी, जो भी हम देख रहे थे एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस डिस्क्लोज़र की। क्लियर कट है? अच्छा इससे रिलेटेड अब आगे बात और करते हैं वीआरएसआर जो है वो कोर यू कैन से दैट रिप्रेजेंट करता है सबसेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वीआरएसआर इंक्लूड जिसमें स्पेसिफिक सेट ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड मैट्रिक अक्रॉस ईसीजी एट्रीब्यूट्स भी इंक्लूडेड है, राइट? तो अब थोड़ा सा और देखते हैं 2024 में कॉर्पोरेट क्लाइमेट रिस्पांसिबिलिटी मॉनिटर यानी सीसीआरएम रिपोर्ट जो है उसको रिलीज करा गया न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट्स इन कोलैबोरेशन विद द कार्बन मार्केट वॉच के द्वारा। अब ये कार्बन मार्केट वॉच क्या है? ये एक एक्चुअली में इंडिपेंडेंट और नॉट फॉर प्रॉफिट वॉच डॉग है, ठीक है? और ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है विद द यूनिक एक्सपर्टीज इन अ कार्बन प्राइसिंग। अच्छा ये रिपोर्ट जो है वो एसेस करती है ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइमेट स्ट्रेटजी ऑफ 51 मेजर ग्लोबल कंपनीज। क्लियर कट है? तो थोड़ा-थोड़ा हमें देख के चल रहा है जो भी हमारे लिए इंपोर्टेंट है उसको हम पहले फिनिश करेंगे, फिर जो क्वेश्चंस आएगा उसको हम यहाँ पे टैकल करेंगे, राइट? ये क्वेश्चंस हमें आगे 2022 का मिलेगा, अभी तो क्वेश्चन कोई मिला नहीं है हमें, तो हम उसे लेके चल रहे हैं। आगे बात करते हैं फिर हमारे पास क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशंस मिनरल्स। अब क्या भाई क्रिटिकल एनर्जी है और क्या ही ट्रांजिशन मेटल मिनरल्स हैं, तो उनको थोड़ा-सा देखते हैं। अभी रिसेंटली में क्या हुआ है यूएन सेक्रेटरी जनरल पैनल ऑन क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स इसने स्टेबलाइज़ करा है कि डेवलप करेंगे गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन। ये भी हम पहले ही देख चुके हैं, हैज़ रिलीज़ ए रिपोर्ट ऑन ए सीटीएम्स, ठीक है? सीटीएम्स की बात करें यू कैन सी दैट क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स की, तो ये मिनरल्स वो हैं जो नेसेसरी होते हैं कंस्ट्रक्ट या प्रोड्यूस या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्टोर रिन्यूएबल एनर्जी। तो कुल मिला के ये कि रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने के लिए ये बहुत ही नेसेसरी मिनरल्स हैं, ठीक है? अच्छा इसमें इंक्लूड होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स कॉपर, कोबाल्ट, निकेल, लिथोनियम एंड ग्रेफाइट एंड कैडमियम एंड कैडमियम, राइट? अच्छा आगे बात करेंगे डिमांड ऑफ सीटीएम्स एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल मतलब कुल मिला के हम 2030 तक इसे ट्रिपल करेंगे। द वर्ल्ड ट्रांजिशन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल एनर्जी, राइट? अच्छा आगे हमारे पास बायोमास वेरिकेटर्स उसके बारे में थोड़ा-सा देखेंगे। बायोमास वेरिक्यूट्स की बात करेंगे तो ये इमर्ज हुआ है फ्यूल अल्टरनेटिव फॉर द पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सेक्टर्स में। प्रेजेंटली बायोमास जो है वो पैलेट है, कॉमनली यूज़ होता है कोल के अल्टरनेटिव में। ये हमें देखना है थोड़ा-सा। अब बायोमास वेरिक्यूट्स की बात करेंगे तो ये कंपोज़िशन जो है वो कॉम्पैक्ट ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें एग्रीकल्चर का रेसिड्यू होगा, फॉरेस्ट की वेस्ट होगी एंड वेस्ट होगा किसका? बायोमास का। तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है और ये यू कैन सी दैट कोल का अल्टरनेटिव है। क्लियर कट है? ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, एक सिंपल ही भाषा में इसको समझ के चलना है हमें। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिकेटिंग प्रोसेस तो ये प्रोसेस कंपोज़िशन कैसे कर रहे हैं ब्रिकेटिंग प्रोसेस क्या है? तो इसमें क्या होगा जो भी डेंसिफिकेशंस है बायोमास की, वो इम्प्रूव करेगी इसके कैरेक्टरिस्टिक को इस रूप में एज़ ए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में, ठीक है? ये कार्बन नेचुरल यू कैन सी दैट होता है न्यूट्रल्स नॉट नेचुरल इसके विपरीत एज़ लाइक द फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स जो वो कार्बन न्यूट्रल्स नहीं है, ये कार्बन न्यूट्रल्स है एंड दे रिलीज़ नो एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन बर्न्ड। तो ये भी थोड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि बायोमास वेरिक्यूट्स की बात करें तो अगर ये बर्न होता है, तो कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलीज़ नहीं करता, वेरी इंपोर्टेंट और ये कोल का अल्टरनेटिव है, ठीक है? इतना-इतना हमें देख के चलना है। आगे है हमारे पास परवरिश पोर्टल की बात करेंगे तो ये क्या है? तो ये एक्चुअली में सेंटर ने परवरिश पोर्टल को क्रॉस करे हैं लगभग 50,000 क्लीयरेंस माइलस्टोन्स। अब परवरिश पोर्टल की अगर हम बात करें तो ये स्टैंड है किसके लिए? प्रोएक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव फैसिलिटी जिसको यू कैन सी दैट इंटरैक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरनमेंट सिंगल विंडो हब इसको देख रहा होता है। अच्छा इसको डेवलप किसके द्वारा किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज थ्रू एनआईसी, राइट? अच्छा इसका मेन एम जो क्या है परवरिश पोर्टल का? तो एक ये सिंगल विंडो पोर्टल है एनवायरनमेंट के लिए जिसमें फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन के क्लीयरेंस देखे जाएँगे एंड मॉनिटर करे जाएँगे उनके सब्सिक्वेंट कंप्लायंस को। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट था उसको हम टैकल करते गए, आगे बढ़ते गए, जो हमारे लिए न्यूज़ में था, ठीक है? और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमें इतना नहीं देखना है कि भई हम सारी चीज़ें रटने बैठ जाएँ, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। अब देखिए इस पे भी क्वेश्चन्स बना है, अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करूँ, तो ये बड़ी पूछी जा चुकी है आपकी, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा
यू कैन से दैट इंडिया में है। रिसेंटली अभी हुआ क्या है कि आर्मेनिया जो है वो इसका 104वां कंट्री जो है उसने जॉइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। तो अब आप देख रहे हैं ये हमारा इंडिया का है और अभी यू कैन से दैट इसमें आर्मेनिया भी शामिल हो गया इसलिए न्यूज़ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। तो ये जॉइंटली अनाउंस किया गया इंडिया और फ्रांस के द्वारा कब 2015 में, कहाँ पे? यूएन पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कि कॉप 21 इसकी है यूएनएफसीसीसी की, ठीक है? अच्छा इसका मेन काम क्या है? ये प्रमोट करता है कि हम एफिशिएंट तरीके से यूज़ करेंगे सोलर एनर्जी को और यू कैन से दैट जो भी सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है उनको फैसिलिटेट करेंगे एंड प्रोत्साहित करेंगे कोऑपरेशन, रिड्यूस करें डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल्स एंड एड्रेस करेंगे एनर्जी सिक्योरिटी को एंड क्लाइमेट चेंज को। तो कुल मिला के ये एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, आप ऐसे कह सकते हैं कि भई हम सोलर एनर्जी को एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर पाएँ एंड यू कैन से दैट हम फॉसिल फ्यूल्स की डिपेंडेंस को कम कर पाएँ, ठीक है? और हम एड्रेस कर पाएँ एनर्जी सिक्योरिटी को। अच्छा गाइडेड की बात करेंगे टुवर्ड 1000 स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, तो ये मोबिलाइज़ करती है लगभग 1000 बिलियन यूएसडी इन्वेस्ट करेंगे इन अ सोलर एनर्जी सॉल्यूशन बाय 2030 तक और ये डिलीवर करती है एनर्जी एक्सेस लगभग 1000 बिलियन पीपल यूजिंग क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन, ठीक है? तो ये गाइडेड है हमारी टुवर्ड 1000 स्ट्रैटेजी के अंतर्गत। अब देखिए सारा कुछ 1000 ही है यहाँ पे। उसके बाद हम इंस्टॉलेशन की बात करेंगे तो 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी को हम इंस्टॉल करेंगे एंड इंस्टॉल मतलब लगाना यू कैन से दैट मिटिगेट ग्लोबल सोलर इमिशन जो है उसको हम ट्यून करेंगे 1000 मिलियन टोन्स कार्बन डाइऑक्साइड हर साल के लिए। क्लियर? आगे मेंबरशिप की बात करेंगे तो लगभग 104 कंट्री हैं, जिन्होंने साइन किया है और उसको रेटिफ़ाई किया है। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो जितने भी यूएन के मेंबर स्टेट हैं, 2020 अमेंडमेंट टू फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तो वो एलिजिबल हैं इसके लिए। क्या और भी इनिशिएटिव हैं? येस है, बहुत इंपोर्टेंट है हमारे पास, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। ये मोदी जी ने चलाया, बहुत ही इंपोर्टेंट है हमारे पास। ये कनेक्ट करेगा डिफरेंट रीजनल ग्रिड्स को विद अ कॉमन ग्रिड्स। तो कुल मिला के ये है कि भाई सूर्य तो एक ही है, वर्ल्ड भी एक ही है, ठीक है? तो हम ग्रिड भी एक ही क्यों ना बना लें? कि मान के चलो कहीं हम बात करें कि जैसे ध्रुव पोल की बात करें, है ना? जो पोल होते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो वहाँ हम देखें कि ये जो दिन-रात जो होते हैं वो 6-6 महीने के डिफरेंस पे होते हैं। तो वो 6 महीने के लिए अगर वहाँ से सूर्य आ रहा है, तो उससे एनर्जी हम कलेक्ट करेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद बात करते हैं हम सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, ठीक है? ग्लोबल सोलर फैसिलिटी टू कैटलाइज़ सोलर इन्वेस्टमेंट, मीगा, मीगा सोलर फैसिलिटी। अब ये भी ध्यान रखना है आपको कि मीगा जो है वो किससे रिलेटेड है? ये सोलर फैसिलिटी से है, राइट? वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। अच्छा आगे बात करेंगे, भई सारा कुछ तो हम नहीं देखना, ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। अच्छा आगे बात करते हैं फिर हमारे पास एक और है डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो कि सोलर पार्क के अंडर कंसेप्ट में है। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करेंगे तो सोलर फेलोशिप फॉर मिड करियर प्रोफेशनल इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ईटीसी राइट। सो आगे देखते हैं फिर हम। अब ये मीगा थोड़ा-सा आपको देख के चलना है कि ये मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है, जो कि स्टेबलाइज़ करा गया है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी यू कैन से दैट एजेंसी जो कि पार्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, ठीक है? उसके थ्रू एंड आईएसए जो है वो सपोर्ट करता है सोलर इन्वेस्टमेंट इन ए सब सहारा अफ्रीका रीजन में। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है। मीगा आपको एक बारी देख लेना है। एक्चुअली में इसको स्टेबलाइज़ मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी कर रही है जो कि पार्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, राइट? अच्छा रिपोर्ट कौन-कौन सी ये जारी करता है आईएसए की बात करें, तो इसमें रिपोर्ट है ईज़ ऑफ डूइंग सोलर 2020, स्केलिंग सोलर एप्लीकेशंस फॉर एग्रीकल्चर, सोलर इन्वेस्टमेंट रोड मैप, ये सब रिपोर्ट एंड इंडिसेस हैं किसकी? आईएसए की। क्लियर कट है? अच्छा, अब जो हमारे ईज़ ऑफ डूइंग सोलर की बात करेंगे, तो ये असेस करेगा सोलर एनर्जी फ्रेंडली पॉलिसी को इन अ मेंबर नेशंस में। अच्छा, उसके बाद स्केलिंग सोलर एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर ये फ़ोकस करेगा जो भी सोलर वेस्ट एग्रीकल्चर सॉल्यूशन को लेके, ठीक है? इसी तरीके से ये इन्वेस्टमेंट है इन अ सोलर एनर्जी। अच्छा, आगे हमारे पास अब देखिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो इस पे एक क्वेश्चंस बना है हमारा, तो उसको हम देखेंगे ज़रूर। चलिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, राइट? सो इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस, फ्रांस में है। ये ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, विदिन किसके? ओईसीडी के फ्रेमवर्क के अंतर्गत, राइट? अच्छा, इसकी उत्पत्ति जो है वो 1974 में हुई और ये इंश्योर करती है सिक्योरिटी ऑफ ऑल सप्लाइज़ आफ्टर द ऑयल क्राइसिस 1973 के बाद। इसमें मेंबर जो हैं वो 32 मेंबर हैं, 13 जो है वो एसोसिएट मेंबर हैं। इंडिया भी एसोसिएट मेंबर है सिंस 2017 में, तो आप याद रखेंगे कि इंडिया 32 जो मेंबर हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं है, एसोसिएट मेंबर में है। अच्छा, आगे बात करेंगे रिपोर्ट जो है इसकी कौन-कौन सी है, जैसे वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024, ट्रैकिंग यू कैन सी दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7, द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, ठीक है? अदर रिपोर्ट्स भी हैं जैसे ग्लोबल ईवी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट, ये सब इसकी रिपोर्ट्स हैं। तो जैसे वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2024 की बात करेंगे, तो यू कैन सी दैट ये चेंज होती रहती है। लाइक इसमें लगभग 20% टुडे ग्लोबल ऑयल एंड एलएनजी सप्लाई जो है, वो फ्लो होती है थ्रू किसके? स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ के थ्रू। तो जो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ ये हम इंटरनेशनल में पढ़ेंगे कि इस कौन-कौन से इसमें कंट्री आते हैं, ठीक है? मैरीटाइम चेक पॉइंट इन द मिडल ईस्ट, ये कोई मिडल ईस्ट में पड़ता है। मोर देन हाल्फ ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी जो है, वो जनरेट की जाएगी लो एमिशन सोर्स बिफोर 2030 तक, ठीक है? अच्छा ट्रैकिंग सिस्टम डेवलपमेंट द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 ये क्या कह रही है? तो ये रिपोर्ट है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है या फिर ये है।
तो इसको रिलीज़ करा गया कोलैबोरेशन के साथ, जिसमें एसडीजी 7 कस्टोडियन है एजेंसी, जिसमें इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है एंड यूनाइटेड नेशंस स्टैटिक डिवीज़न है एंड वर्ल्ड बैंक है एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो भाई इतनी तो रामायण हम याद नहीं रख पाएँगे। हमें तो बस इतना समझ के चलना है कि कौन-कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है, एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ठीक है? टोटल एनर्जी के रिगार्डिंग ये है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 है, वो इंश्योर करता है कि हम एक्सेस करेंगे, अफोर्डेबल बनाएँगे, रिलायबल बनाएँगे एंड सस्टेनेबल बनाएँगे मॉडर्न एनर्जी ऑफ ऑल के लिए, ठीक है? अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन्स क्या है? अब क्वेश्चन्स आप देखेंगे कि भाई ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं मैच कर रहा है, बट हम इसे लगाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जैसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो पहला मिल रहा है द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शंस बाय द बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क एंड रन्स देम। तो भाई नहीं कह सकते कि ये जो है ग्रुप जो है वो इंटरनेशनल है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये हम नहीं कह सकते। अभी दूसरा देखते हैं, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अभी हम पढ़ रहे थे ये वाली चीज, इन अ पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च ए ग्लोबल इनिशिएटिव। इसको ईपी का मतलब होता है एनर्जी प्रोडक्टिविटी, ठीक है? तो ईपी यू कंसिडर एनर्जी प्रोडक्टिविटी को लॉन्च करता है ये। भाई मैंने अभी कहीं नहीं पढ़ा, बताना मेरे को जरा, मैंने पढ़ा क्या? ये एनर्जी की प्रोडक्टिविटी की तो बात नहीं कर रहा था ना, हम उसे कैसे अफोर्डेबल बनाएँगे, रिलायबल बनाएँगे सबके लिए, उसकी तो बात करता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। बट ये कहीं ये बात नहीं करता कि एनर्जी प्रोडक्टिविटी की। तो आप दूसरा देखेंगे, दूसरा हम काट दो इसमें से, श्योर शॉट है, ये गया, ये गया, ये गया। आंसर मिल गया? ठीक है? चलिए तो फिर भी एक बार हम और टैकल कर लेते हैं। EP brings together leading companies committed to driving innovations in energy efficiency, अभी पढ़ा हमने, and increasing competitiveness while delivering emission reductions goals. Some Indian species, ये मोस्ट ऑफ ऑल केसेस में सही होता है, ठीक है? वो मेंबर हैं एनर्जी प्रोडक्टिविटी 100 के। उसके बाद बात करेंगे हम, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज सेक्रेटरी टू द अंडर टू कोलिशंस, नहीं पढ़ा भाई हमने, ये तो नहीं पता, तो हमारा आंसर तो निकल जा रहा था 1, 3 एंड 4, राइट? इस तरीके से क्वेश्चन को देखना होता है हमें। आगे बात करते हैं, अब देखिए यहाँ बॉडी है, जो बॉडी में क्वेश्चन बन रहा है उसे हम टैकल कर रहे हैं। यहाँ नहीं बन रहा है क्वेश्चन, वहाँ छोड़ के चल रहे हैं हम, ठीक है? सो हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की, यानी कि IREN, इरना, ठीक है? इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी, यू कैन सी दैट यूएई में है। ये एक लीडिंग ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल एजेंसी है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, राइट? इसकी उत्पत्ति जो है वो 1981 में हुई एट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि हेल्ड हुआ था नैरोबी, केन्या में। आयरना की बात करें तो ये फाउंडेड हुआ इन वोन, जर्मनी 2009 में। इसमें लगभग 75 स्टेट ने साइन किया था, ठीक है? इरना जो है वो स्टेटेड एट द टाइम। अच्छा, मेंबर की बात करेंगे तो इसमें 168 कंट्री हैं और एंड यूरोपीय यूनियन है और इंडिया भी इसका मेंबर है, ये हमें याद रखना है। तो हमारे लिए जो क्वेश्चंस बनेगा, बस हमें अपना अपना देख के चलना है, भाई हमारा इंडिया किसका मेंबर है, किसका नहीं है। फंक्शन की बात करेंगे तो ये सर्व करता है एज ए प्रिंसिपल प्लेटफॉर्म ऑल यूएस दैट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस के लिए, सपोर्ट करता है उन कंट्रियों को जिनकी एनर्जी ट्रांजिशन है उनके लिए, एंड प्रोवाइड करता है स्टेट ऑफ द आर्ट डाटा एंड एनालिसिस करता है टेक्नोलॉजी को, ठीक है? रिपोर्ट्स कौन-कौन सी हैं इसकी, वो देख लेनी है। देखिए सरसरी निगाह से अगर डाल रहे हो ना, तो क्वेश्चन ईज़िली सॉल्व हो रहा है। ज़्यादा उसमें भसड़ करोगे, समझ में नहीं आएगा। तो हमें सब यही देख के चलना है कि भई हमारे दिमाग में सिर्फ़ वही चीज़ रहे जो हमें वहाँ पे जाके हमारी क्लियर हो जाए कि भई हाँ, ये चीज़ हमने देखी थी। ये नहीं है कि सारी लाइन बाय लाइन हम देख के चलें। सो अब वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक ब्रीफ ट्रैकिंग कॉप 28 आउटकम्स, तो ये 28 के क्या-क्या आउटकम्स हैं। जैसे ट्रैक करेगा ग्लोबल प्रोग्रेस को टुवर्ड द एनर्जी ट्रांजिशंस कमिटमेंट टू ट्रिपल एनर्जी बाय द 2030, ये हम पहले ही कह चुके हैं भैया। ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी की तो हम वैसे ही बात 2030 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, की फंडिंग की बात करेंगे तो 2023 में ऐड करे गए 473 गीगावाट, जिसमें लगभग 73% कंट्रीब्यूट करा जाएगा सोलर एनर्जी के द्वारा। एडिशनल होगा इसमें रिन्यूएबल टू ग्लोबल एनर्जी मिक्स के द्वारा। हाउएवर एनुअल एडिशन जो है वो होना चाहिए लगभग 1100 गीगावाट, है ना? जिससे कि हमें ट्रिपल टारगेट मिल सके। विद इन अ ग्रोथ ऑफ 20.1%, एशिया वाज अ लीडर इन रिन्यूएबल डेवलपमेंट एंड इट्स ग्रोथ, ठीक है? अदर रिपोर्ट्स ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, केरना की कौन-कौन सी रिपोर्ट है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी आउटलुक ऑफ एशियन, ठीक है? रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ जॉब्स, तो ये सब जो है अदर रिपोर्ट्स हैं किसकी, इरना की। क्लियर है? क्वेश्चन्स नहीं बनाया तो हम छोड़ देंगे यहाँ पे। आगे हमारे पास यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, यू कैन से दैट यूएनडेसा, तो इसके बारे में बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। यूएनडेसा की बात करेंगे तो ये यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, यू कैन दैट इसकी फुल फॉर्म है। और इसका मेन काम है कि ये प्रमोट करता है जो भी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, उन्हें इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इशू को लेके। क्लियर है? इसकी उत्पत्ति 1948 में हुई और ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। तो नाम से भी लग रहा है ना हमें कि भई ये इकोनॉमिक एंड सोशल की बात करेगा, राइट? अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, और यू कैन सी दैट प्रोवाइडिंग करता है उन्हें पॉलिसी एनालिसिस, कैपेसिटी बिल्डिंग्स एंड कोऑर्डिनेशंस अमंग द यूएन मेंबर स्टेट्स। अच्छा, इसकी क्या इनिशिएटिव है तो वो थोड़ा-सा देखते हैं। जैसे हाई लेवल पॉलिटिकल फॉर्म, जिसे एचएलपीएफ बोलते हैं, ये मॉनिटर करती है जो भी प्रोग्रेस है एसडीजी की, राइट? उसके बाद डेसा जो है वो ग्लोबल पॉलिसी डायलॉग है, ये एंगेज होते हैं इसमें स्टेक होल्डर, और ये एड्रेस करते हैं प्रेसिंग इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंज, राइट? अच्छा, मेंबर की बात करेंगे तो लगभग 193 यूएन मेंबर हैं जिसमें भारत भी शामिल है। यही हमारे लिए थोड़ा-सा इंपोर्टेंट हो जाता है। रिपोर्ट देख लेते हैं, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स है, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट्स है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट्स है, फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट्स है। ये सारी रिपोर्ट यूएनडेफा की हैं। यही हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है कि ये चीज़ हमसे किसी भी कीमत पे नहीं छूटनी चाहिए, राइट?
आगे हमारे पास यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी कि एसडीएसएन की बात करेंगे, तो यू कैन से दैट ये एक बॉडी है जो कि यूएन के अंडर में है और इसका एम है कि सपोर्ट करेगा ये 2030 तक जो भी एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एसडीजी के लिए बनाई जाएँगे। इसकी उत्पत्ति 2012 में हुई। इसका मेन काम है कि ये मोबिलाइज़ करता है ग्लोबल एक्सपर्टीज़ को इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन के लिए एट अ लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल पे, क्लियर है? मेंबर की बात करेंगे तो इसमें 2000 मेंबर इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइमरीली इसमें यूनिवर्सिटी भी हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं बाय दी 57 नेशनल एंड रीजनल नेटवर्क के द्वारा। फंक्शन की बात करेंगे तो ये प्रोवाइड करेगा, अब सीधी-सी बात है, भाई हम यूएन सिस्टम डेवलपमेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पॉलिसी बनाने की बात करेंगे, रिसर्च करने की बात करेंगे, तो वही सारी चीज़ है ना। ये प्रोवाइड करेगा पॉलिसी एडवाइस, प्रमोट करेगा रिसर्च एंड प्रोत्साहित करेगा कोलैबोरेशंस अक्रॉस द सेक्टर ऑफ अचीविंग एसडीजी, राइट? कि क्या इनिशिएटिव है जैसे यूथ सॉल्यूशन प्रोग्राम। देखिए ये अगर एक बार याद ना रहे डज़न्ट मैटर, पर रिपोर्ट देख लेनी है आपको। यूथ सॉल्यूशन प्रोग्राम, ठीक है? एसडीएन नेटवर्क है, उसके बाद थीमेटिक नेटवर्क्स है। तो यूथ सॉल्यूशन प्रोग्राम की बात करेंगे तो इसमें एंगेज होंगे यंग जो भी इनोवेटर्स हैं वो। एसडीएसएन नेटवर्क की बात करेंगे तो इसमें अडॉप्ट करा जाएगा एसडीजी सॉल्यूशन को रीजनल एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट पे। थीमेटिक नेटवर्क की बात करेंगे तो ये फोकस करेगा क्लाइमेट, एनर्जी एंड बायोडायवर्सिटी पे। क्या-क्या रिपोर्ट है एसडीएसएन की? सो जैसे हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, एसडीजी सिटीज गाइड, ग्लोबल हैप्पीनेस पॉलिसी रिपोर्ट, एसडीजी ट्रांसफॉर्मेशंस रोड मैप, ये इसकी रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, आगे क्या है फिर हमारे पास इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब। अब देखिए सारी बॉडी तो याद नहीं हो पाएगी ना भाई, रिपोर्ट देख के चलिए थोड़ा-थोड़ा। माइंडसेट कैसे बनाना है? अब जैसे ये एसडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट्स है, राइट? तो ये सब एसडीएसएन तो वैसे भी मैच खा रही है ना, क्योंकि हम उसी की बात करेंगे, पॉलिसी कैसे बनाएँगे, रिसर्च कैसे करेंगे। इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब की बात करेंगे, तो इसको थोड़ा-सा देखते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव करा है और साइन भी किया है लेटर इंटेंट इनेबलिंग इंडिया टू जॉइन दी आईईईएच, यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब को इंडिया जॉइन करेगा। इसके लिए यूनियन कैबिनेट ने यू कैन से साइन करा है एक लेटर पे। आगे बात करते हैं, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो डेडिकेटेड है किसके लिए? प्रोत्साहित करने के लिए कोलैबोरेशंस एंड प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड लेवल पे। इसकी उत्पत्ति 2020 में हुई और ये सक्सेसर किसका है? इंटरनेशनल पार्टनरशिप ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इनकी आईपीईईसी का सक्सेसर है, ठीक है? इन व्हिच इंडिया जो है वो मेंबर था। पहले इंडिया मेंबर था, ऐसी बात नहीं है। इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, बट अब नहीं है। तो उसके लिए अभी यूनियन कैबिनेट ने लेटर जारी करा कि हम इसको जॉइन करेंगे। मेंबर कितने हैं इसमें? 16 हैं। इसमें कौन-कौन सी कंट्री है? यूनाइटेड स्टेट है, चाइना है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, यूरोपियन कमीशंस है। इसका मैंडेट क्या है? ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि डेडिकेटेड है, ये प्रोत्साहित करता है, ये अभी हमने पढ़ लिया था कि प्रमोशन करेंगे एनर्जी एफिशिएंसी को वर्ल्ड वाइड पे। अच्छा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी बीईई हैज़ बीन डिजाइन्ड एज़ अ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर द हब ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। तो कुल मिला के ये कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है किसकी? इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब की। क्लियर कट है? तो सारा कुछ ये एनर्जी के बारे में ही बात हो रही है अभी तक। आगे है फिर हमारे पास वर्ल्ड एनर्जी, राइट? वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है? अच्छा, इसकी उत्पत्ति कब हुई? अब ये न्यूज़ में क्या है वो है 26 वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, जिसको को-होस्टेड करा गया वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल यानी डब्ल्यूईसी, जिसमें कंक्लूड है रॉटरडम जो कि नीदरलैंड्स में हुआ था। अच्छा, इसकी उत्पत्ति 1993 में हुई और वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल की बात करेंगे तो ये यूएन की एक्रीडेटेड नॉट फॉर प्रॉफिट ग्लोबल एनर्जी बॉडी है। ये थोड़ा-सा हमें अब देख के चलना है, ठीक है? अच्छा, आगे बात करेंगे इसका मेन काम क्या है? ये इनेबल करता है क्लीन, अफोर्डेबल एंड रिलायबल एनर्जी की फॉर बेटर लाइव्स एंड हेल्थियर प्लैनेट्स। इसका मेन रोल क्या है? ये डेवलप करता है प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस एंड कनकेव नेटवर्क फॉर ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशंस, लीडर्स एंड प्रैक्टिशनर। मेंबर इसमें लगभग 3000 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें पब्लिक, प्राइवेट एंड यू कैन से दैट एकेडमिक सेक्टर है, ठीक है? और ये लोकेट होता है कितने कंट्रियों में? लगभग 90 कंट्रियों में। अच्छा, आगे बात करें इसकी रिपोर्ट्स की तो जैसे ह्यूमनाइजिंग एनर्जी है, लुक एट द जी20 एजेंडा है, वर्ल्ड एनर्जी ट्रिलियन रिपोर्ट्स है, वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो फाउंडेशन 2024 एंड वर्ल्ड एनर्जी इशू मॉनिटर्स 2024, राइट? सो यहाँ तक हमने क्लियर कट कर लिया, फिर देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। करते हैं फिर हमारे पास इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यू कंसिडर जैसे हम आईआरआर बोलते हैं, साउथ एशिया रीजनल सेंटर। इसका हेडक्वार्टर है बनारसी, उत्तर प्रदेश में। अगर हम इसकी बात करें इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथ एशिया रीजनल सेंटर्स, ये मार्क्स है सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ आईआरआर बियॉन्ड इट्स हेडक्वार्टर इन फिलीपींस, ठीक है? अच्छा, इसका हेडक्वार्टर यू कैन सेड फिलीपींस में भी है और ये स्टेबलाइज हुआ 2018 में थ्रू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड आईआरआर। अच्छा, इसका आईआरआर का जो हेडक्वार्टर है वो आपका फिलीपींस में, वो भी वाली बात मैंने कही। ये डेडिकेटेड है कि ये रिड्यूस करेगा पॉवर्टी को, हंगर को थ्रू इसके द्वारा, राइस साइंस के द्वारा, मतलब चावल के द्वारा, राइट? और ये अचीव करेगा इसको आईसीआरसी को, प्रमोटिंग करेगा एग्रो इकोनॉमी एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो भी होती है, लाइक ड्राई सीड्स राइस एंड अल्टरनेटिव बेट एंड राइस के थ्रू। ये डेडिकेटेड है, ठीक है? जो स्ट्रेंथन करेगा राइस बेस्ड एग्री फूड सिस्टम को इन साउथ एशिया रीजन बाय डेवलपिंग क्लाइमेट रेजिलेंट्स बायो फोर्टिफाइड राइस वैरायटी ऑफ द फार्मर एंड कंज्यूमर। ये थोड़ा बहुत देख लेना है आपको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। अब हम आ जाते हैं डिसास्टर मैनेजमेंट में, तो इसके बारे में देखेंगे हम क्या है क्या नहीं है हमारे लिए।
देखिए, जो इम्पोर्टेंट होगा, उसे हम टैकल करते चलेंगे सीधा-सीधा। सो ये न्यूज़ में क्यों है? तो अगर हम बात करें सिडरी की, तो उसने अनाउंस करा है लगभग 8 मिलियन फंडिंग डॉलर जो होगी थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर रेजिलेंस आइलैंड्स स्टेट्स यानी कि आइरिस के थ्रू, ठीक है? प्रोग्राम इसमें सपोर्ट किया जाएगा जो भी डिसास्टर रेजिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ पर? स्मॉल आइलैंड्स डेवलपिंग स्टेट्स में, ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं। ये अनाउंस करा गया यूनाइटेड नेशंस 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एसडीआईडीएस में ऑन एंटीगुआ एंड बारबुडा, ठीक है? अच्छा, सिडरी की बात करेंगे तो ये रिसेंटली अनाउंस करा इसने लगभग $2.5 मिलियन फंड्स अंडर किसके अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलेंस प्रोग्राम के थ्रू, और इसका मेन काम है ये एनहांस करेगा क्लाइमेट रेजिलेंस को, ठीक है? ऑफ सिटी जिसमें 30 लो एंड मिडिल इनकम कंट्री हैं जिसमें भारत भी शामिल है, ठीक है? ये चीज़ हमें थोड़ी-सी देखनी है। आइरिस प्रोग्राम की बात करें, यू कैन सी दैट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलेंस आइलैंड्स स्टेट्स की बात करेंगे तो इसमें मेंबर जो है सिडरी विद द मेंबर ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम्स एंड एसआईडीएस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इसको कॉप 26 में लॉन्च करा गया ड्यूरिंग वर्ल्ड लीडर्स समिट्स के द्वारा। आरएस प्रोग्राम की बात करेंगे तो इसने वन करा 2024 का जो यूएन स्टेट्स पार्टनरशिप अवार्ड होता है उसको, और ये कंट्रीब्यूट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एसआईडी थ्रू इनोवेटिव एंड इम्पैक्टफुल पार्टनरशिप के थ्रू। अच्छा, आगे बात करते हैं। देखिए, यहाँ जो भी इंपोर्टेंट होगा उसे निकालने की कोशिश करेंगे हम। इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलेंस एक्सीलरेटर फंड की बात करें 2022, ये सपोर्ट करता है आइरिस प्रोग्राम को, ठीक है? अब इसमें भी डेटा दिया गया है लगभग 50 मिलियन यूएस डॉलर जो है ट्रस्ट फंड इसको मिला है, क्योंकि सपोर्ट करेगा ग्लोबल एक्शंस ऑन डिसास्टर रेजिलेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स को। अच्छा, ये स्टेबलाइज है विद द सपोर्ट ऑफ यूएनडीपी एंड यूएनडीआर विद अ स्पेशल फोकस ऑन डेवलपिंग कंट्री। देखिए, जो भी डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए बन रहे हैं वो मोस्ट ऑफ ऑल डेवलपिंग कंट्री के लिए, ये थोड़ा सा आपको देख के चलना है, क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं, हमारे पास है स्मॉल आइलैंड्स डेवलपिंग स्टेट्स, तो वो कौन-कौन सी हैं? ये ग्रुप है स्मॉल आइलैंड्स कंट्री का और टेरिटरी का, जो कि शेयर करते हैं सिमिलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैलेंज हो रहे हैं उनके सामने, जैसे सोशल या इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी को लेके, राइट? इसमें नॉट ऑल एसआईडीसी यानी कि स्मॉल आइलैंड्स डेवलपिंग स्टेट्स आर आइलैंड्स, जैसे यू कैन सेड बेलीज़ है, गुयाना है, सूरीनाम है, आर आल्सो इंक्लूड बिकॉज़ ऑफ देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो इनको तो इंक्लूड करा गया बट सबको नहीं, ये थोड़ा-सा आपको देख के चलना है। किसमें? स्मॉल आइलैंड्स डेवलपिंग स्टेट्स में, और ये डिसास्टर के रिगार्डिंग आपको एक फंडिंग प्रोवाइड कराता है। एक्स की बात करें साइट्स की तो जैसे मालदीव है, सेशल्स है, मार्स आइलैंड्स है, सोलोमन आइलैंड्स है, सूरीनाम है, मॉरिशस है, पापुआ न्यू गिनी है, वैनुअटू है, गुयाना है, सिंगापुर है। ये सब आपके एक्स ऑफ साइट्स हैं, राइट? अच्छा, इनको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं कहाँ से? स्मॉल आइलैंड्स डेवलपिंग स्टेट से, ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं द 3 जियोग्राफिकल रीजन इन व्हिच एसआईडी आर लोकेटेड, जैसे कैरिबियन, पैसिफिक एंड अटलांटिक, इंडियन ओशियंस एंड साउथ चाइना सी, ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं ग्लोबल मेजर्स क्या हैं साइट्स के, तो जैसे द अलायंस स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, राइट? इसी तरीके से ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल आइलैंड्स डेवलपिंग स्टेट 1994, यूएनडीपी के इनिशिएटिव हैं, जैसे क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव है, प्रोग्रेसिव प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव है। तो क्लाइमेट प्रोमिस इनिशिएटिव की बात करेंगे तो ये हेल्पिंग करता है जो भी स्मॉल आइलैंड्स डेवलपिंग स्टेट हैं, जो कि प्रिपेयर करेंगे और एनहांस करेंगे उनके नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को, जो एनडीसी रिगार्डिंग फॉर द इको फ्रेंडली, राइट? इसी तरीके से प्रोग्रेसिव प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव की बात करेंगे तो ये एम्पावर करता है साइट्स को बाय बिल्डिंग डिप्लोमेट लीगल एंड टेक्निकल कैपेसिटी, क्योंकि इंप्रूव होगा क्लाइमेट नेगोशिएशंस को लेके। इसी तरीके से एक और है, ये हमारे सब मेजर्स हैं एसआईडीसीएल के लिए, स्मॉल आइलैंड्स डेवलपिंग स्टेट एक्सीलेट मॉडलिटीज ऑफ एक्शन यानी सामुआ पाथवे, राइट? इसी तरीके से एक और है हमारे पास इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, जिसे आइटलॉस बोलते हैं, एडवाइजरी, राइट? तो ये चीज़ें थोड़ी-थोड़ी देख के चलनी है, आपको सारा याद नहीं करना है। क्या इसमें सारे आइलैंड्स इंक्लूड है, कौन-कौन से एक्सक्लूड है, ये थोड़ा-सा हमें इसमें देख के चलना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट? अच्छा, आगे बात करते हैं फिर हम। अब हमारे पास यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द डिसास्टर रिस्क प्रोडक्शंस, तो क्या-क्या आपदा के लिए रिडक्शंस है, नॉट ए प्रोडक्शन, सॉरी। सो वो थोड़ा-सा हम देखते हैं। रिसेंटली भी हुआ क्या है कि यूएनडीआर इसने लाउडेड करा है कि इंडिया का जो रोल है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स सिस्टम में, ये अलाइन है किसके साथ? ईथोस ऑफ द वसुधैव कुटुंबकम। तो ये तो बात हम पहले कह चुके हैं कि हम लोग वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं। तो अभी जी20 जब हुआ था, तो चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं करा था क्योंकि हमारा यही स्लोगन उन पे भारी पड़ा था। ठीक है? ये संस्कृत का है तो उनको नफ़रत है भाई इस चीज़ से, बट हमारा प्यारा भारत और हमारी प्यारी संस्कृत, राइट? सो आगे बात करते हैं मोरल न्यूज़ की, तो इंडिया का रिस्पॉन्स रिपोर्ट हाइलाइटेड है, जैसे ऑपरेशन दोस्त ये टर्की अर्थक्वेक के साथ है, एंड ऑपरेशन करुणा ये साइक्लोन मोचा एंड म्यांमार, एंड वैक्सीन मैत्री ये कोविड-19 पैंडेमिक के लिए, ठीक है? अच्छा, यूएनडीआर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी उत्पत्ति 1999 में हुई। ये मैंडेट करता है, ये फैसिलिटेट करेगा एंड इम्प्लीमेंटेशन करेगा इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर द डिसास्टर रिडक्शंस। तो हम यहाँ डिसास्टर रिडक्शंस की बात कर रहे हैं, उसे कम करने की बात कर रहे हैं। आपदा को हम रिडक्ट करने की बात कर रहे हैं, राइट? इसका मेन मिशन जो है वो ये प्रोवाइड करना, लीडरशिप एंड सपोर्ट करना कि वो एक्सेलरेट कर सकें ग्लोबल एफर्ट्स इन्हें किसमें? डिसास्टर रिस्क रिडक्शंस में। समझ रहे हैं ना आप? हम किसी भी डिसास्टर को रिडक्शन करने की बात कर रहे हैं, टू अचीव द इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गोल ऑफ द सेंडाई फ्रेमवर्क। तो ये अभी आपको याद रखना है कि सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो एक्चुअली में डिसास्टर रिडक्शंस की बात करता है। अब थोड़ा-सा हम देख लेते हैं और जैसे क्वेश्चन भी है हमारे पास एक, उसको भी हम टैकल करेंगे।
बट कोई क्वेश्चन हमारे यहाँ तक बना नहीं है, तो हमने इसलिए उसको नोट नहीं करा है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। सो अब बात करते हैं हम सेंडाई फ्रेमवर्क की। लगभग 15 ईयर नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है ये, जिसके 7 टारगेट हैं एंड इज़ एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द प्रीवियस हाइगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 से 15 तक का, ठीक है? एडॉप्शन की बात करेंगे तो एट 3rd यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डीईआर, ठीक है? अच्छा, आगे क्या है फिर हमारे पास एम क्या है इसका? अगर हम सेंडाई फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो वो तो हम पहले ही देख चुके हैं कि भाई डिसास्टर जो रिस्क है उसको रिडक्ट करना एंड जो लाइव्स ऑफ लॉसेस है उसको भी रिडक्शन करना, लाइवलीहुड्स, हेल्थ एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर, एनवायरमेंटल एसेट्स तो कुल मिला के इनको बेनिफिट देना, राइट? अच्छा, प्रायोरिटी में जैसे अंडरस्टैंडिंग द डिसास्टर रिस्क, तो ये हमारी प्रायोरिटी है कि हम डिसास्टर रिस्क को अंडरस्टैंड करें, स्ट्रेंथ करें, डिसास्टर रिस्क गवर्नेंस को इन्वेस्टिंग करें इन्हें डिसास्टर रिस्क रिडक्शंस में, ठीक है? एंड एनहांस करें डिसास्टर जो भी प्रिपेयर्डनेस होती है उनको एंड बिल्ड बैक बेटर, है ना? इन रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शंस। अच्छा, 7 टारगेट जो है जो अचीव करेगा 2030 तक करे जाएँगे आई मीन, तो उनमें थोड़ा-सा देख लेते हैं जैसे सब्सटेंशियल रिड्यूस एंड सब्सटेंशियल इंक्रीज में। तो सब्सटेंशियल रिड्यूस की बात करेंगे तो इसमें ग्लोबल डिसास्टर मोर्टेलिटी है, नंबर ऑफ इफेक्ट ऑफ पीपल्स है, इकोनॉमिक लॉस इन रिलेशन टू जीडीपी है, डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस डिस्रप्शन है। सब्सटेंशियल इंक्रीज की मैं बात करेंगे तो नंबर ऑफ कंट्री विद द नेशनल एंड लोकल डीआरआर स्ट्रेटजी जो कि 2020 तक थी, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन टू डेवलपिंग कंट्री, एबिलिटी एंड एक्सेस टू अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड डीडीआर इन्फॉर्मेशन। तो हमें जो हमारे लिए जो थोड़ा-थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, वो हमें देख के चलना है, कि सेंडाई फ्रेमवर्क एक्चुअली में किसके लिए है, वो थोड़ा-सा हमें देख के चलना है कि भाई हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं डिसास्टर रिस्क की, ठीक है? तो ये हमारे लिए थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आ गया मरीन हीट वेव। अब इसका क्वेश्चन भी बना है, तो क्वेश्चन भी हम देखेंगे, इसको टैकल करेंगे थोड़ा-सा। सो अब ये मरीन मरीन का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, समुद्र समुद्र से निकलने वाली हीट वेव, आम भाषा में समझ लो। अब ये न्यूज़ में क्यों है? आईसीआर ने सेंट्रल मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सीएमएफआरई, इसने फाउंड करा कि लक्षद्वीप जो है हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द मरीन हीट वेव सिंस अक्टूबर 2023। तो मरीन हीट वेव से लक्षद्वीप जो है वो यू कैन से अफेक्टेड हो रहा है ड्यू टू चेंज इन ओशियन करंट एंड एक्सेसिव हीट ट्रांसफर इनटू द एटमॉस्फेयर केजिंग कोरल ब्लीचिंग, राइट? तो इसलिए न्यूज़ में आ गया। अच्छा, आगे बात करते हैं मरीन हीट वेव की, तो ये तो क्लियर हो गया हमारे कि ये समुद्र से निकलने वाली गर्म हवा। अकर्स अब ये मरीन हीट वेव होती कब है? जब सी वाटर टेम्परेचर है वो एक्सीड हो जाता है एज ए सीजनली वेरिंग थ्रेशोल्ड से, ठीक है? फॉर एटलीस्ट 5 कॉन्सेक्यूटिव डे। तो ये मिनिमम 5 दिन के लिए वैसे होता है मरीन हीट वेव, बट ये ज़्यादा भी हो सकता है, 1 साल के लिए तक भी हो सकता है, 20 दिन के लिए भी हो सकता है, 1 मंथ के लिए भी हो सकता है, राइट? मरीन हीट वेव यानी कि लू जैसे गर्मियों में चलती है हमारे यहाँ, ठीक है? अच्छा, मरीन हीट वेव की बात करेंगे तो ये लास्ट फॉर वीक्स, मंथ एंड इवन ईयर, यही बात मैंने आपको बताई। रिसेंट ट्रेंड की क्या बात है? मरीन हीट वेव जो है वो इंक्रीज़ हुई है बाय दी 4 फोल्ड इन द ट्रॉपिकल इंडियन ओशियन में। इसको ऐड किया गया है रैपिड वार्मिंग इन द इंडियन ओशियन एंड स्ट्रॉन्ग एल नीनोस, राइट? अब बात करें हम आईसीआर सीएमएफआर के द्वारा, तो इसको स्टेबलाइज़ करा गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर 1947 के द्वारा। लेटर इसने जॉइन करा 1967 में। हेडक्वार्टर इसका कोची केरला में है। इसके बारे में थोड़ी-सी बात करें तो यू कैन सेड ये इमर्ज हुआ लीडिंग ट्रॉपिकल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड। मैंडेट करता है, ये मॉनिटर करेगा, एसेस करेगा मरीन फिशरीज रिसोर्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को कौन? आईसीआर सीएमएफआरई, राइट? इसमें इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, इनका क्या-क्या जो है इनका इफेक्ट पड़ रहा है, इन सबको मॉनिटर एंड असेस करने का काम करेगा ये। ये एक्ट करेगा एज़ अ रिपॉजिटरी ऑफ द जियोस्पेशियल इन्फॉर्मेशन ऑन द मरीन फिशरी रिसोर्स एंड हैबिटेट, राइट? अच्छा, क्वेश्चन्स कैसे बना है वो थोड़ा-सा हम टैकल करते हैं, देखते हैं। राइट, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू मरीन हीट वेव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है? दे आर केस्ड बाय एन इंक्रीज इन द हीट कंटेंट्स ऑफ द ओशियन स्पेशली इन द अपर लेयर। भाई कहीं तक सही लग रहा है मेरे को। आगे ओवर द ईयर द बे ऑफ बंगाल हैज विटनेस्ड मोर मरीन हीट वेव एज कंपेयर्ड टू द वेस्ट इंडियन ओशियन। तो भाई कंपेयर करने वाले क्वेश्चन जब होते हैं ना, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे हम गैस कर रहे हैं, हालांकि मुझे तो पता है, बट मैं बता दूं आपको कि भाई वेस्टर्न इंडियन ओशियन में मरीन हीट वेव ज्यादा हुआ एज कंपेरिजन टू द बे ऑफ बंगाल, ऐसा भी तो हो सकता है। बट ये थोड़ा थोड़ा हमें एक आइडिया रखना होता है। अगर लक्षद्वीप देख रहे हैं हम अभी, ठीक है? तो लक्षद्वीप में आप देख रहे हैं कि मरीन हीट वेव ज्यादा है, वो अफेक्टेड हुआ है। क्लियर कट है, हमारा दूसरा वाला कंपेरिजन वाले मोस्ट ऑफ ऑल गलत होते हैं। तो दूसरा वाला गलत हो गया हमारा, राइट? तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा हमारे पास ओनली वन, ठीक है? तो इस तरीके से हमें यहाँ क्वेश्चन टैकल करना था। चलिए आगे बात करते हैं फिर हम। साइक्लोन, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वहीं पे हम चलेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएँगे। रिसेंटली अभी हुआ क्या है कि जो लैंड ओरिजिनेटिंग साइक्लोन है, जिसका नाम है आसना, ठीक है? ये फॉर्म हुआ था कुछ दिन पहले, कहाँ पे? क कच्छ कोस्ट इन गुजरात, जो कि अरेबियन सी में पड़ता है, ठीक है? तो वहाँ पे ये फॉर्म हुआ था असना, असना साइक्लोन, तो इसलिए न्यूज़ में है। अच्छा, आगे बात करते हैं हम। साइक्लोन जो है बाज नेम्ड अंडर द, आप कह सकते हो आम भाषा में तूफान। इसको स्टेबलाइज़ करा गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है? अच्छा, ये लिस्ट ऑफ साइक्लोन जो है जिनको प्रिपेयर किया जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बॉडी यानी कि टीसीआरबी के द्वारा, जो कि रिस्पांसिबल होती हैं फॉर एन ओशियन बेसिन में। अच्छा, आगे बात करें हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो हमें मिल जाता है एक और ईएस कैप, जैसे पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। वन ऑफ द 5 टीएसआरवी, यू कैन से दैट जो ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बॉडी है, उनके नेम जो है वो असाइन होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन इन नॉर्थ इंडियन ओशियन,
बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, ठीक है? इसके जो मेंबर हैं उसमें बांग्लादेश है, इंडिया है, मालदीव है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ओमान है, थाईलैंड है, ईरान है, कतर है, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात है एंड यमन है। ये सब मेंबर हैं, राइट? किसके? यू कैन से दैट जो हम एस्केप पैनल की बात करते हैं। जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो लगभग 13 नेम्स ईच व्हिच आर यूज्ड सीक्वेंसली, तो अपने-अपने नाम जो है वो अलग तरीके से रखे जाते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करेंगे तो रैपिडली ये रोटेटिंग तूफान होता है, जो कि यू कैन से दैट नॉट फ्रंटल फॉर्म में होता है। यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम होता है पॉइंटेड ओवर द ट्रॉपिकल ओशियंस में। अब जैसे साइक्लोन जो है वो इंडिया में जाना जाता है, हरिकेन जो है अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। यूपीएससी में हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछे भी गए और पूछेगा भी क्या इन फ्यूचर कि भई हमें ये याद रखना है कि कौन से तूफान को हम किस नाम से जाने हैं, जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है। जैसे साइक्लोन जो कि इंडियन में, हरिकेन्स अटलांटिक में, टाइफून जो है वो वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना में जाना जाता है। विल्ली विलीज़ जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है? अदर साइक्लोन इन न्यूज़ जैसे साइक्लोन रेमल जो है, वो जो कि वेस्ट बंगाल में एंड बांग्लादेश में कोस्ट में। टाइफून जो है वो यगी वियतनाम में है, ठीक है? उसके बाद हरिकेन हेलेना एंड मिल्टन ये यूएस में। टाइफून इंजिंग इन फिलीपींस, हरिकेन वर्ले इन कैरिबियन में, राइट? साइक्लोन जो है वो डिफरेंट होता है, टॉर्नेडोज़ जिसको यू कैन से दैट हम ट्विस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। टोर्नेडो की बात करें तो ये वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर एक्सटेंड फ्रॉम द थंडरस्टॉर्म टू द ग्राउंड्स। तो यू कैन से दैट जो टोर्नेडोस होते हैं और साइक्लोन होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। तो थोड़ा-सा हम कंपैरिज़न करके देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाता है हमारा। जैसे साइज़ एंड स्केल की बात करें, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड टोर्नेडोज़ की, तो ये एक्चुअली में हंड्रेड ऑफ माइल्स से ये स्पैन हो रहे होते हैं और ये अफ़ेक्ट करते हैं वास्ट एरिया को, बड़े एरिया को और ये फ्यू हंड्रेड ईयर से यू कैन से दैट स्पैन होते हैं इन अ डायमीटर्स। अच्छा विंड शियर की बात करेंगे तो यहाँ पे लो वैल्यू ऑफ ट्रोपोस्फियर वर्टिकल शियर चाहिए, लेकिन यहाँ पे सब्सटेंशियल वर्टिकल शियर ऑफ हॉरिजॉन्टल विंड चाहिए। टेम्परेचर ग्रेडिएंट की बात करेंगे तो ये जनरेट होते हैं नियर ज़ीरो हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर ग्रेडिएंट में और ये लार्ज टेम्परेचर ग्रेडिएंट में, ठीक है? एरिया ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये ओशियनिक फिनोमेना है प्योरली, राइट? और ये डेवलप होता है ओवर लैंड, ठीक है? लैंड के ऊपर, ये कह सकते हो आप। टाइम स्केल की बात करेंगे तो ये लाइफ टाइम है, दैट इज़ मीज़र इन अ डेज़, ठीक है? और टाइपिकली ये स्केल ऑफ मिनट्स में, तो भई ये बड़ा है वैसे भी हम कह रहे हैं अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अच्छा इम्पैक्ट की बात करेंगे तो इससे क्या होता है हेवी रेनफॉल होती है, स्टॉर्म सर्ज होता है एंड वाइड स्प्रेड फ्लडिंग होती है और इसमें लोकलाइज्ड डिस्ट्रक्शंस होता है टॉर्नेडोज़ में, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं फिर हम। तो थोड़ा-थोड़ा हमें देख के चलना है क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है हमारे पास। जैसे हमें देख लेना है कि हेवी रेनफॉल या फिर वाइड स्प्रेड फ्लडिंग हो रही है, ये किससे होगी? साइक्लोन से होगी या टॉर्नेडो से होगी, राइट? आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ थोड़ी चीज़ें और देख लेते हैं राइट। सो क्या है हमारे पास, वो देखेंगे हम। की फीचर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो ये तो आपने उसमें पढ़ा ही होगा एनसीईआरटी में, बट मैं यहाँ थोड़ा-सा डिस्कस कर दे रहा हूँ। दे गेट एनर्जी फ्रॉम द कंडेंसेशन इन द ट्वेरिंग कल्मिनेशंस क्लाउड्स अराउंड द स्टॉर्म सेंटर्स। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में ही हैं, जो हम लोग एनसीईआरटी में देख चुके हैं इसको, ठीक है? अच्छा इम्पैक्ट क्या पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग ऑन अ साइक्लोन फॉर्मेशन से? तो वो थोड़ा-सा देखते हैं। जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। साइक्लोन इज ए साउथ ईस्ट एशिया नाउ फ्रॉम द क्लोजर टू कोस्ट इंटेंसिटी मोर रैपिडली एंड लीनिजिंग लॉन्गर ओवर लैंड लाइकली टू वार्म सी सरफेस टेम्परेचर। आगे बात करें साइक्लोन इन इंडिया में, तो जो ज़्यादातर साइक्लोन है वो वे ऑफ बंगाल में, देन अरेबियन सी। तो बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा देखने को मिलेंगे कंपैरिजन टू द अरेबियन सी एंड रेशियो जो है अप्रोक्सिमेटली 4.1 है। तो ये थोड़ा-सा हमें याद रखना है। आगे बात करें साइक्लोन जो है वो मोर फ्रीक्वेंट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। तो ये आपको वेस्टर्न कोस्ट पे भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। पॉसिबल रीज़न की बात करेंगे तो ये कहाँ-कहाँ मिलते हैं, जैसे अनयूजुअल मानसून विंड सिस्टम पर मॉइस्चर फ्रॉम द अरेबियन सी एंड सॉइल मॉइस्चर फ्रॉम द लैंड एंड वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशियन, राइट? अच्छा अगर आईएमडी कलर्स कोडेड विद द वार्निंग ऑफ साइक्लोन प्रोन एरिया, तो किस तरीके से कलर को लेके जो आपका डिपार्टमेंट है आईएमडी वो कैसे करता है। जैसे ग्रीन का मतलब है प्री साइक्लोन वॉच है, येलो का मतलब है साइक्लोन अलर्ट है, ऑरेंज का मतलब साइक्लोन वार्निंग है, रेड का मतलब है पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक है, ठीक है? तो इस तरीके से इनको यू कैन सी दैट एनालाइज़ किया जाता है। तो ये थोड़ा-सा एक बारी डेटा आप ज़रूर याद कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। फिर हमारे पास सफ़िर-सिम्पसन हरिकेन्स विंड स्केल। तो रिसेंटली अभी हुआ क्या है सदर्न चाइना में, जिसे हैनान आइलैंड्स बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया, was hit by the categories 5 support typhoons on the Saffir-Simpson hurricanes wind scale। तो ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है, जो कि टाइफून देखा गया कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया में। अच्छा आगे बात करें सफ़िर-सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल की, तो ये डिवाइड करता है ट्रॉपिकल इंटू 5 कैटेगरीज़। कैटेगरीज़ 1 जिसमें आपका स्पीड जो है 119 से लेके 153 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होगी और कैटेगरी 5 जो है वो विंड की स्पीड 252 किलोमीटर प्रति आवर हायर और स्ट्रॉन्गर मोर डिस्ट्रक्टिव के रूप में होगी, राइट? सो अब हमारे पास अब देखिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख-देख के चल रहे हैं हम यहाँ पे। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। तो आउटबर्स्ट का मतलब होता है प्रकोप, भई ग्लेशियर लेक का क्या प्रकोप है फ्लड्स को लेके, सो वो थोड़ा-सा हमें देखना है, ग्लोब्स बोलते हैं इसे।
तो ये न्यूज़ में क्यों है? उसकी बात कर लेते हैं। अभी हुआ क्या है कि रिसेंट रिपोर्ट हुई है सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा, ग्लेशियर लेक जो है एंड अदर वाटर बॉडी है इन द हिमालय, ये एक्सपेंड हो रही हैं अपने सरफेस एरिया से, इसलिए न्यूज़ में है। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा-सा इसी के बारे में, क्या-क्या और रिपोर्ट्स हैं इसमें, वो थोड़ा-सा देखेंगे हम ग्लोब्स में। तो इसमें क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है एरिया ऑफ द ग्लेशियर लेक इन इंडिया, जो कि लगभग 2011-12 24 के करें हम कंपैरिज़न में, तो ये लगभग आपका 33.7% इंक्रीज़ हुआ है। लेक जो है वो हाई रिस्क कैटेगरीज़ फॉर ग्लोब्स, जिसमें लगभग 67 लाख आइडेंटिफ़ाई हुई हैं। लेक्स सॉरी, नॉट ए लाख्स। अ, माफ़ी चाहूँगा मैं यहाँ पे। लगभग 67 लेक्स जो हैं, वो आइडेंटिफ़ाई हुई हैं, जो कि हाई रिस्क कैटेगरीज़ में है। ठीक है? इंडिया जो है एक्सपीरियंस कर रहा है लगभग 40% इंक्रीज़ हुआ है ना? सरफेस एरिया, ये वाली बात कर रहे थे हम। आगे ये रीजन जो है जिसमें नोटेबल एक्सपेंशन लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो आप कह सकते हो कि जिसकी हम बात कर रहे थे ना, एक्सपेंड हो रही हैं लेक्स, वो किन-किन एरिया में हो रही हैं? तो ये थोड़ा-सा हमें देखना है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा? अबाउट सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में बात करते हैं, उसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देख रही है। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली, इंडिया में है। इसका मेन काम है, ये प्रमोट करता है एंड इंटीग्रेट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट करता है इंडियन वाटर रिसोर्स का। सीबीसी की बात करें तो ये डील्स करता है ओनली सरफेस वाटर को डील्स करता है, अंदर के वाटर को नहीं। व्हाइल सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है, वो डील करता है ग्राउंड वाटर को। तो ये थोड़ा-सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीबीसी और किसको ट्रीट करेगा एंड अगर हम सीजीडब्ल्यूवी की बात करेंगे तो वो किसको डील करेगा, राइट? अच्छा, ग्लेशियर लेक की बात करें, यही तो पिघल नहीं है ना, इसलिए न्यूज़ में। सो इसके बारे में बात करें तो ये बॉडी है वाटर की दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ठीक है? तो हाँ, सॉरी, मैं भी वही बात कर रहा था, ग्लेशियर लीक्स मतलब जो ग्लेशियर के द्वारा पिघल के बनी, राइट? तो वही है, तो ये एक वाटर की बॉडी है जो कि ओरिजिनेट हो रही है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर के मेल्ट होने से, मतलब पिघलने से, राइट? आम भाषा में। और ये फ्रेश वाटर सोर्स है फॉर द रिवर्स इन द हिमालय रीजन। हाउएवर दे आल्सो पोज सिग्निफिकेंट रिस्क लाइक गोल्फ्स। अब देखिए, एक क्वेश्चन का जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे। मैंने आपसे पूछा था कि सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर कहाँ मिलता है? लेक्स में, ग्राउंड वाटर में एंड देन फिर हमारे पास रिवर एंड लेक था, तो उसका कमेंट बॉक्स में आप मेरे को जवाब देंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस हम टैकल कर चुके हैं। अगर हम बात करें 468 ग्लेशियर लेक्स में, उनमें से 13 जो है वो उत्तराखंड, जो कि वल्नरेबल में है ना, ग्लोब्स, ठीक है? अच्छा, ये 2021 का रिपोर्ट्स है। कैटेगरीज़ की बात करेंगे तो 4 ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं इनमें, नेमली जैसे मोरन डैम्ड, ये वाटर डैम्ड है बाय मोरिन, आइस डैम्ड, ये वाटर डैम्ड है बाय आइस। इरोजन की बात करेंगे तो वाटर डैम्ड इन डिप्रेशन फॉर्म बाय इरोजन्स एंड अदर ग्लेशियर लेक्स। मटेरियल जैसे सॉइल, रॉक लेफ्ट बिहाइंड बाय मूविंग ग्लेशियर इज कॉल्ड मोरेन, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा हमें याद रखना है। ग्लोब्स के बारे में बात करते हैं तो जैसे ये क्या है, क्या नहीं है, तो वही वाली बात है ना, कि ग्लेशियर पिघल गया, अचानक से पानी बन गया, तो वही चीज़ है हमारे लिए। तो सॉरी, या सडन रिलीज ऑफ वाटर, मतलब अचानक से पानी जो है वो रिलीज होने लगा, है ना, इन अ ग्लेशियर लेक में दैट कैन बी लोकेटेड इन फ्रंट, इनसाइड एंड अंडर थीट्स विद इन द टॉप ऑफ द ग्लेशियर। और ये पोटेंशियल क्लाइमेटोलॉजी डिसास्टर रिकॉग्नाइज की तरह है। इंडिया में इसमें इस नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019 के थ्रू यू कैन से दैट रिकॉग्नाइज करा गया है। 3 मेन फीचर क्या है इसके, तो वो थोड़ा-सा देखते हैं। जैसे इसमें इन्वॉल्व होना सडन रिलीज ऑफ द वाटर, ये वाली बात है। अच्छा, एंड टेंड टू रैपिड एंड इवेंट्स लास्टिंग ओवर डे रिजल्टिंग इन द लार्ज डाउनस्ट्रीम डिस्चार्ज। तो ये सारी चीज़ें नहीं देखनी भाई, जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेना है। वल्नरेबिलिटी कहाँ है, जो हम बात कर रहे हैं इनकी ग्लेशियर की। सो इंक्लूड हिमालय स्टेट्स, ये भी हमने देख लिया था, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम। एग्जांपल क्या है ग्लोब्स के, 2023 और 13 क्या कहती है? 2023 है ग्लोब जो है वो साउथ लुनाक डिस्ट्रॉय द तीस्ता थर्ड डैम एट द चुंगटुंग इन सिक्किम। ग्लोब्स जो है चोराबोरी ग्लेशियर लेक द फ्लड ऑफ मोडाबंगी रिवर्स इन द उत्तराखंड। रीज़न क्या है ग्लोब्स के लिए, तो जैसे जियोलॉजिकल वही जो हम कह रहे हैं ना, जो ग्लोव्स हमारा, इसमें हमने देखा था लास्ट एक बारी, और आप देख लेंगे आउटब्रस्ट क्या-क्या प्रकोप हैं इसके, तो ग्लेशियर के इन फॉर्म ऑफ यू कैन से दैट, आप ऐसे समझिएगा, एक सिंपल ही भाषा में बता दे रहा हूँ कि भैया किस तरीके से जो है ग्लेशियर है और वो पिघल कर लेक बन रहे हैं, है ना? तो उसके लिए क्या-क्या रीज़न्स है वो देखते हैं। जियोलॉजिकल है, मॉर्फोलॉजिकल है, फिजिकल है, ग्लेशियर सर्चिंग्स है, मॉरन डैम इंस्टेबिलिटी है, आइस डैम फेलियर है, तो ये सब यू कैन से दैट रीज़न है आउटब्रस्ट होने के, ठीक है? अच्छा, जिसमें जियोलॉजिकल में बात करें, थोड़ा-थोड़ा देख लेंगे, मार्केट है, ब्रीच ऑफ मोरन डैम्स है। मॉर्फोलॉजी में मास मूवमेंट हो रहा है ग्लेशियर लेक को लेके, वाटर सीपेज है थ्रू द ग्लेशियर स्ट्रक्चर। फिजिकल में जैसे एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ठीक है? अच्छा, सडन मूवमेंट ऑफ द राइस एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम रिजल्टिंग इन द सीवियर रैपिड ग्लेशियर। तो ये सारी चीज़ें यू कैन सी दैट ये सब रीजन्स हैं आउटबर्स्ट होने के। अच्छा, क्या इनिशिएटिव भी ली गई है? अब इतना सारा कौन याद करने बैठा भाई? मेन-मेन चीज़ें देखनी है, हम स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, सारा कुछ याद नहीं रखेंगे। तो इंडिया के द्वारा ग्लोब्स में मैनेजमेंट के लिए क्या-क्या इनिशिएटिव ली गई हैं, जैसे नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइन है, रिव्यू ऑफ द डिजाइन फ्लड ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शंस, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ग्लोब रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट है, नेशनल मिशन ऑन हिमालय स्टडीज़ है, ठीक है?
ग्लोबल लेवल पे कौन-कौन सी यू कैन सी दैट मैनेजमेंट है, जैसे एचकेएच क्रायोस्फीयर इनिशिएटिव है, जिसको इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट दिख रहा है। ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम है, यूएनएस के क्लाइमेट चेंज एंड माउंटेन इको प्रोग्राम है, सेंडाई फ्रेमवर्क, ये तो भाई हम पहले ही पढ़ चुके हैं सेंडाई फ्रेमवर्क, जो कि डिसास्टर रिस्क रिडक्शन से है। अब आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन यूपीएससी में, श्योर शॉर्ट हूँ। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, आपको पूरा याद नहीं करना है, आपसे पूछ लेगा ये यहाँ से कि जो सेंडाई फ्रेमवर्क है वो एक्चुअली में किससे रिलेटेड है, तो ये डिसास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड है, राइट। अच्छा, आगे बात करते हैं, फिर हमारे पास है ऑयल स्पिल्स, मतलब ऑयल का बह जाना या निकल जाना, ठीक है? उस भाषा में कह सकते हैं हम। तो इसको हम देखते हैं क्या है, राइट, ज़्यादा नहीं रह गया, फिनिश की तरफ है हम। सो ऑयल स्पिल की अगर हम बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी इम्पोज़ करा है फाल्ट लायबिलिटी, है ना? यू कैन सी दैट, जिसको राइट, 5 करोड़ पेनल्टी जो है वो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पे लगेगी फॉर द तमिलनाडु नागापत्तनम ऑयल स्पिल 2023। तो ऑयल स्पिल का मतलब है भई हमने मैनेजमेंट करा, पर कहीं से ऐसा रिस गया, मतलब बह गया, निकल गया, है ना? उसको ऑयल स्पिल कह रहे हैं। तो इस तरीके से 5 करोड़ की पेनल्टी लगी है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पे, ठीक है? अच्छा, ऑयल स्पिल की बात करेंगे तो इसकी डेफिनिशन क्या है वो देख लेते हैं। एन ऑयल स्पिल, अ फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। भाई जब ऑयल स्पिल हो रहा है तो उससे पॉल्यूशन हो रहा है। इज रिलीज ऑफ द लिक्विड पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन इनटू द एनवायरनमेंट स्पेशली मरीन सी एरिया ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। मान के चलो ये पाइप जा रहा था, मैंने बोला चेन्नई से लेके आपका मुंबई तक, राइट। अब कहीं से ऑयल स्पिल हो गया और ये समुद्र के रास्ते से भी जा रहा था। अब ऑयल स्पिल हुआ तो वो जो रिसा ऑयल रिसा, तो वो ऑयल सीधी सी बात है मरीन लाइफ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, है ना? तो वही सारी चीज़ है, वही ऑयल स्पिल में काउंट होता है कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है। अच्छा, ये किस तरीके से होता है, वही वाली बात बढ़ गई कि इसमें जो टैंकर्स है या बारगेज है या पाइपलाइन है या रिफाइनरीज़ है, ये एक्सीडेंटल इनके थ्रू होता है, एक्सीडेंट्स के थ्रू होता है। कोई भी मतलब जैसे किसी ने तोड़ दिया या फोड़ दिया या फिर कोई और बात हो गई इस तरीके से। इम्पैक्ट क्या होता है, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, डैमेज टू फूड चेन एंड कोस्टल इरोजन। तो आम भाषा में आप समझ सकते हो उसको, पेनल्टी लगी है इसलिए न्यूज़ में आ गया। हम ट्रैक कैसे करते हैं ऑयल स्पिल्स को? तो जैसे बायो बायो रेमेडिएशंस। तो इसमें क्या होता है, यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़्म इन द रिमूवल ऑफ कंटामिनेटेड ऑयल वेपर। इसमें बैक्टीरिया को कंटेन करा जाता है, जो कि फीड करते हैं ऑयल को। और ऑल सॉरी ओलिवोरस की बात करें तो ये भी ऑयली वेपर की तरह होता है। ये मोर इफेक्टिव है अगेंस्ट ऑयल विद द हाई सल्फर कंटेंट। जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी यूज़ करते हैं, जो कि क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली डिजाइन फॉर द बायो रेमेडिएशन, ठीक है? अच्छा, फ्लोटिंग बूम्स एंड टेम्पोरेरी फ्लोटिंग बैरियर फ्रॉम मरीन स्पिल्स। यूज़ ऑफ सर्वोडेंट भी यूज़ करते हैं, जैसे स्ट्रॉ है, वोल्केनिक आस है, बूम ऑफ स्पीकर, बूम एंड स्किमर। तो बूम एंड फिजिकली बैरियर दैट आर अलाउ द स्प्रेड ऑफ ऑयल स्पिल्स एंड कीप इट कंटेन। स्किमर जो होते हैं वो बूट्स एंड डिप्लॉय टू रिमूव देयर ऑयल्स। तो इस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है, यू कैन से दैट हम ट्रैक करते हैं इस ऑयल स्पिल्स में। अच्छा, लॉ भी बनाए गए हैं और कन्वेंशन भी करे गए हैं टैकल करने के लिए ऑयल स्पिल के लिए, तो इंटरनेशनल और इंडिया लेवल पे क्या है तो वो देखते हैं। जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप यानी मारपोल। इसी तरीके से इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल लायबिलिटी ऑफ ऑयल पॉल्यूशन डैमेज 1992, ओपीसी यानी ऑयल पॉल्यूशन प्रिपेयरनेस रिस्पांस एंड कॉर्पोरेशन 1990। ये सब लॉ हैं टैकल करने के लिए ऑयल स्पिल को। ये थोड़ा-थोड़ा हमें देख के चलना है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल लायबिलिटी फॉर बुनकर ऑयल पॉल्यूशन डैमेज रेटिफाइड बाय द इंडिया 2015। नेशनल लेवल पे कुछ है, जैसे नेशनल ऑयल स्पिल डिसास्टर कंटीजेंसी प्लान 1996 था, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये ऑयल स्पिल को टैकल करने के लिए, ठीक है? लैंडस्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट, सो उसको भी देख लेंगे हम। लैंडस्लाइड को। सो यूनियन मिनिस्टर ने अभी इनॉग्रेशन किया है नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर, कहाँ पर? कोलकाता में, इसलिए न्यूज़ में, ठीक है? एनएलएफसी की। तो इसका मेन काम है कि ये लैंडस्लाइड जो भी होता है, उसको मिटिगेट करना इन इंडिया में, और ये यू कैन से दैट विल इन ड्यू कोर्स इश्यू ए अर्ली वार्निंग, ये और ये पहले ही वार्निंग प्रोवाइड करा देगा, बुलेटिन फॉर ऑल लैंडस्लाइड प्रोन स्टेट्स। तो जहाँ भी यू कैन से दैट लैंडस्लाइड होने वाला है उन स्टेट्स को ये पहले ही यू कैन से दैट एक इश्यू प्रोवाइड करा देगा, और ये ऑप्शनलाइज होगा रीजनल लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के थ्रू, ठीक है? नेशन वाइड बाय 2030 तक। अदर इनिशिएटिव भी ली गई हैं, जैसे भूषण खेत वेब पोर्टल्स है, इसी तरीके से भूस्खलन मोबाइल ऐप है, तो ये भी चलाई जा रही हैं। तो अगर हम बात करें भूषण खेत वेब पोर्टल्स की, तो ये फैसिलिटेट करेगा डिसेमिनेशन ऑफ द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑन लैंडस्लाइड हजार्ड्स। तो जहाँ भी लैंडस्लाइड होने वाली है, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। इनिशिएटिंग शॉर्ट रेंज एंड मीडियम रेंज लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग। भूस्खलन मोबाइल ऐप है, ये क्विक डिसेमिनेशन करेगा डेली लैंडस्लाइड फोरकास्ट को लेके। अच्छा, लैंडस्लाइड तो आप समझ रहे हैं ना, जमीन का दशक जाना या खिसक जाना। तो लैंडस्लाइड एक टाइप ऑफ मास वेस्टिंग है, ठीक है? मास वेस्टिंग है। ये डिफाइन द रैपिड मूवमेंट टू मास ऑफ रॉक, डेब्रिस एंड अर्थ डाउन ऑफ स्लोप, ठीक है? तो कुल मिला के है कि किसी भी चीज़ का खिसकना, वो सब आपका किसमें आएगा? यू कैन से दैट लैंडस्लाइड्स में। रिसेंटली लैंडस्लाइड जो है वो वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में हुई। अच्छा, इंडिया वल्नरेबिलिटी की बात करें तो लगभग 0.42 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 12.6% ऑफ लैंड एरिया है। एक्सक्लूडिंग जिसमें स्नो कवर एरिया छोड़ दीजिएगा आप, ये प्रोन है लैंड स्लाइड्स हज़ार्ड्स को लेके। हिमालय एंड वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो ये पर्टिकुलरली अ, यू कैन से दैट यहाँ पे ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है ड्यू टू हैवी रेनफॉल। तो ये थोड़ा-सा हमें देखना है, हिमालय एंड वेस्टर्न घाट्स।
केजेस ऑफ लैंडस्लाइड तो भई लैंडस्लाइड एक्चुअली में होती क्यों है? तो ये तो सीधी-सी बात है भई बरसात ज़्यादा होगी तब होगी, ठीक है? और जो स्लोप है वो अंडर कटिंग चल रहा है तो भी हो जाएगी, ठीक है? अर्थक्वेक की वजह से होगी, स्नो मेल्ट्स की वजह से होगी और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के थ्रू भी जैसे ओवरग्राजिंग कर दी कटल ने मतलब जैसे कहते हैं ना घास का ज़्यादा चरण कर लिया, ठीक है? सॉइल इरोजन ड्यू टू लॉस ऑफ वेजिटेशन, एरियन कटिंग एंड फिलिंग एक्सेसिव डेवलपमेंट। क्या इनिशिएटिव भी ली गई है लैंडस्लाइड रिडक्शन के लिए? यस, नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी 2019, नेशनल लैंडस्लाइड सस्टेनेबिलिटी मैपिंग यू कैन से दैट प्रोग्राम एंड एंड उसके बाद है लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम यानी कि एलआरएम और लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जिसको डेवलप करा गया इसरो के द्वारा। तो ये सब इनिशिएटिव हैं जो कि लैंडस्लाइड्स की रिडक्शंस को ली गई है, राइट? अच्छा आगे हमारे पास एक और 1-2 टॉपिक और देखेंगे फिर हम इसको बाद बाकी लास्ट कवर करके 100% देते हैं। फिर हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग की बात करते हैं, तो इसमें लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्टिंग की, तो ये न्यूज़ में क्यों है? तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि फर्स्ट काइंड का ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग इनिशिएटिव लॉन्च करी गई है, जिसको सपोर्ट करा जाएगा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि आईएमडी के द्वारा और इसमें एक्सपेंड करा जाएगा सेंसर कवरेज ऑफ लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्टिंग को लेके। अच्छा ग्राम पंचायत लेवल पर भी हम वेदर फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं ना इसलिए न्यूज़ में। तो इसकी मिनिस्ट्री जो है वो पंचायती राज मिनिस्ट्री, आईएमडी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस देख रही है। इसका मेन काम क्या होगा 2.5 लाख ग्राम पंचायत इसमें कवर होंगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, एसएमएस अलर्ट, अदर इनिशिएटिव, वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, डेटा सिस्टम बिन्स ये सब इसमें प्रोवाइड करी जाएँगी। 2.5 लाख ग्राम पंचायत दे कैन सी डेटा ऑन द करंट टेम्परेचर तो कुल मिलाकर 2.5 लाख ग्राम पंचायत है, वो करंट टेम्परेचर डेटा क्या है उसको देखेंगे, विंड की स्पीड क्या है, क्लाउड का कवर क्या है, ठीक है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी स्ट्रेंथन एंड ग्राउस रूट गवर्नेंस एंड एग्रीकल्चर लाइवलीहुड क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म में जैसे ई ग्राम स्वराज है, ग्राम मानचित्र है, उसके बाद मेरी पंचायत है, विल बी डिलीवर 5 डे एंड आवरली वेदर फोरकास्ट प्रोवाइड कराएँगे। एसएमएस अलर्ट भी प्रोवाइड होगा, ठीक है? और अदर इनिशिएटिव की बात करेंगे तो ये एग्रो एडवाइजरी एंड ग्रामीण कृषि मौसम सेवा है। तो कुल मिला के ये है कि मौसम के बारे में जानकारी देने के लिए ये चलाया गया है, तो 2.5 लाख पंचायत कवर करी जाएँगी। ये थोड़ा-सा हमें देखना है एंड देन एसएमएस अलर्ट भी चलाया जाएगा, एक बिन्स इनिशिएटिव है जो कि सिलेक्टेड है। इंडियाज़ लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्टिंग कैपेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रेज़ेंट थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। आईएमडी जो है वो उसकी मेन एबिलिटी ये है कि फ़ोरकास्ट करता है वेदर इवेंट को 12 किलोमीटर इंटू 12 किलोमीटर एरिया में, ठीक है? इसी तरीके से इसका टारगेट क्या है कि ये ट्राइंग करता है कि भैया हम फ़ोरकास्ट करेंगे 3 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर ग्रिड के हिसाब से, ठीक है? तो कुल मिला के ये है कि टोटल ये थोड़ा-थोड़ा हमें देख के चलना है कि भैया सारी चीज़ें हम डेटा याद नहीं रख पाएँगे, बट हमें ये देखना है कि भई क्या चीज़ें जो है वो किस एरिया की बात हो रही है वेदर फ़ोरकास्टिंग की। एक और है कॉज़ इट फ्लो, ये क्या है? कम्युनिटी सोर्स इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फ़ोरकास्ट एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। तो कॉज़ इट फ्लोज़ ये क्या है? तो ये थोड़ा-सा हमें देख लेना, ये भी वेदर फ़ोरकास्टिंग से रिलेटेड है बस, इतना इम्पोर्टेंट है हमारे पास और कुछ नहीं। पढ़ो या ना पढ़ो, डज़न्ट मैटर, ठीक है? इस प्रोजेक्ट को इक्विनोक्स के द्वारा कोची बेस्ड है, कम्युनिटी सोर्स मॉडलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, बस कुछ नहीं देखना हमें। आगे हमारे पास ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम अब यहाँ पे सूखा आने से पहले ही हमें वार्निंग मिल जाएगी, तो ये वो चीज़ है तो थोड़ा-सा देख लेते हैं हम। 30% जो है इंडिया की जो लैंड एरिया है वो एक्सपीरियंस कर रही है डिफरेंट डिग्री ऑफ ड्रॉट से, सितंबर 2023 की रिपोर्ट है, ठीक है? तो अगर हम बात करें ड्रॉट एरिया वार्निंग सिस्टम की, थोड़ा-सा और देख लेते हैं अगस्त 2023 तक की, ये डायरेक्ट ड्राइएस्ट अगस्त रहा है, ठीक है? 1901 से लेके, ठीक है? जब रिकॉर्ड यू कैन से दैट हमने अपने पास रखे थे तब से। तो आप आसाम में कह सकते हो कि 1901 से लेके और जो अगस्त 2023 का जो महीना था, वो सबसे ड्राइएस्ट महीना रहा है। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सोइल मॉइस्चर इंडेक्स इसने कई डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट्स में, ठीक है? जैसे छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका जो कि एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक्सट्रीम वाटर स्कार्सिटी का मतलब यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। ये थोड़े-से आपको याद रखने हैं जिसमें छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका शामिल है। स्टैंडर्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स की बात करेंगे तो ये इंडिकेट करता है कि रेनफॉल डेफिशिएंट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है इन अ वेरियस रीजन ऑफ द कंट्री ओवर द लास्ट मंथ। अच्छा, आगे बात करते हैं हम ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम की, तो ये हम पहले ही कह रहे हैं कि भई हमें सूखे के बारे में पहले से ही पता चलेगा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इंडिया फर्स्ट रियल टाइम ड्रॉट मॉनिटरिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जिसको रन किया जाएगा वाटर एंड क्लाइमेट लैब ऑफ आईआईटी गांधीनगर के द्वारा। ये नेटवर्क है रीजनल एंड नेशनल पार्टनर के द्वारा। ये शेयर करेगा इन्फॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन एक्शन, जिससे प्रोवाइड होगा एक्यूरेट, टाइमली एंड इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन, किसको लेके? सूखे को लेके और उसके रिलेवेंट जो भी स्केल होंगे उनको लेके, राइट? तो वही सारी चीज़ें हैं, कुछ इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पास और इसकी जो मेथोडोलॉजी में थोड़ा-सा देखेंगे तो ये बेस है स्टैंडर्ड सोइल मॉइस्चर इंडेक्स के एंड स्टैंडर्डाइज़्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स के रूप में, ठीक है? ये थोड़ा-सा हमें देखना है। सोइल मॉइस्चर ड्रॉट की बात करेंगे तो ये इंडिकेट करा गया एसएसआई यू कैन सी दैट स्टैंडर्डाइज़्ड सोइल मॉइस्चर इंडेक्स के द्वारा। ये शो करेगा अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल टू द प्लांट, तो प्लांट के लिए कितना वाटर जो है वो अवेलेबल है और ये मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट्स को शो करेगा इन अ बेस ऑफ रेनफॉल डाटा कौन? एसपीआई यानी कि स्टैंडर्डाइज़्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स। तो सीधी-सी बात है भई ये तो सॉइल मॉइस्चर की बात कर रहे हैं, तो प्लांट प्लांट को कितना वाटर चाहिए उसकी बात करेगा ये और प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जो रेनफॉल के रिगार्डिंग होता है, राइट? अच्छा आगे बात करते हैं हम
जो ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसके कंपोनेंट्स में कौन-कौन से होते हैं? तो वो देखते हैं जैसे ऑब्जर्विंग, मॉनिटरिंग करना, प्रेडिक्शंस एंड फोरकास्टिंग्स, प्लानिंग एंड प्रिपेयर्डनेस, कम्युनिकेशंस, आउटरीच एंड डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड एप्लीकेशंस, राइट? एक टॉपिक और हम देखेंगे, फिर से हम यहीं रोक देंगे, राइट? फिर हमारे पास पोलर कपल्स एनालिसिस एंड प्रेडिक्शंस फॉर सर्विस यानी कि पीसीएपीएफ। तो ये क्या है? इसका मेन काम है कि ये इंक्रीज़ करता है जो भी इम्प्रूव वेदर, वाटर, आइस एंड क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन कहाँ पे? अबाउट आर्कटिक एंड अंटार्कटिक में, ठीक है? तो कुल मिला के ये है कि हमें पता चल पाए और हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर पाएँ और बेटर तरीके से, और ये हेल्प करता है डेवलप ऑब्जर्वेशन सिस्टम एंड अर्थ सिस्टम मॉडल्स को, और भी एडवोकेट करता है कि हम फोरकास्टिंग करेंगे सर्विस को लेके, राइट? अच्छा, अभी न्यूज़ में क्यों है थोड़ा-सा वो देख लेते हैं। तो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने लॉन्च करा है पीसीएपीएस प्रोजेक्ट को, जो कि इम्प्रूव करेगा वेदर फोरकास्टिंग इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिका रीजन में। तो बस आपको इतना समझना है कि जो पोलर कपल्स एनालिसिस एंड प्रेडिक्शंस फोर्स सर्विस है, ये वेदर फोरकास्टिंग है, ठीक है? इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिका रीजन। तो ये थोड़े से आपको भूलने नहीं चाहिए बिल्कुल भी कि ये कहीं और रीजन में नहीं है, इन 2 रीजन की बात कर रहा है। पीसीएपी की बात करें तो ये डब्ल्यूएमए का पार्ट है, वर्ल्ड वेदर रिसर्च प्रोग्राम्स के थ्रू, और डब्ल्यूडब्ल्यूआरपी की बात करेंगे तो ये हेल्प करता है रिसर्च करने में अर्थ सिस्टम में थ्रू द साइंस फॉर सर्विस वैल्यू साइकिल अप्रोच, राइट? और ये इम्प्रूव करेगा वार्निंग प्रोसेस को कि अकाउंट फॉर द इवनिंग नेचर ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इम्पैक्ट, राइट? सो इस वाले आपने देखा होगा कि जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, उसको ही हमने टैकल करा था। तो अब हम बात करते हैं हमारे पास कुछ और है, थोड़ा बहुत और देख लेते हैं, बस फिनिश की तरफ है हम। पैरामेट्रिक इंश्योरेंस की बात करें, तो नागालैंड जो है वो पहला इंडियन स्टेट बन गया है, जिसने अडॉप्ट करा है डिसास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन यानी कि डीआरटीपीएस को आफ्टर साइनिंग विद द एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ, ठीक है? अब ये है क्या? ये एक टाइप का इंश्योरेंस है जो कि कवर करेगा क्या? जो भी प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड है लॉस केजिंग इवेंट्स जो हो रहे हैं, एज़ लाइक द अर्थक्वेक, ठीक है? इंस्टेड ऑफ कंपनसेटिंग फॉर एक्चुअल लॉस इनकर्ड फ्रॉम द इवेंट। तो कुल मिला के आप ऐसे समझ सकते हैं कि बीमा का वह प्रकार है जो किसी घटना से होने वाले वास्तविक नुकसान की भरपाई करने के बजाय हानि पहुँचाने वाले या यू कंसीडर्ड जैसे कि भूकंप वगैरह है, उससे घटित होने की संभावना को ये कवर करता है। ये समझना है आपको, ठीक है? अच्छा, आगे बात करेंगे इसमें कवर इवेंट में, जैसे अर्थक्वेक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, फ्लड्स हैं, वेयर पैरामीट्रिक्स और इंडेक्स इज़ मैग्नीट्यूड्स एंड विंड स्पीड्स एंड वाटर डेप्थ रिस्पेक्टिवली। तो ये थोड़ा-सा हमें देख के चलना था कि ये किस-किस को कवर करता है ये इवेंट, ठीक है? अच्छा, आगे हमारे पास रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन फंडिंग विंडो, तो ये क्या है? तो रिसेंटली अभी हुआ क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, उसने गाइडलाइन जारी करी हैं, इसके लिए रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शंस फंडिंग विंडो के लिए विदिन द एनडीआरएफ, राइट? जो नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फंड होता है, एंड एसडीएफ, यू कंसीडर स्टेट डिसास्टर रिस्पांस फंड, ठीक है? तो उसके लिए तो क्या-क्या है, 2 देख लेते हैं थोड़ा-सा। बैकग्राउंड की बात करेंगे, तो ओरिजिनली जो थी इसकी गाइडलाइन जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटेड है किसके द्वारा? नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फंड एंड डीआरएफ एंड स्टेट डिसास्टर रिस्पांस फंड, ठीक है? जिसको वर इश्यू किसके द्वारा की जाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यही देख रहे थे हम इन 2022, राइट? और ये क्रिएटेड हुआ था किसकी रिकमेंडेशन पे? 50th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे। इसका मेन काम है कि एड्रेस करेगा जो भी गैप है, किसमें? फंडिंग फॉर स्टेट अफेक्टेड बाय द नेचुरल डिसास्टर और रिलोकेटिंग रिसोर्स विदिन द एक्जिस्टिंग डिसास्टर रिलीफ फ्रेमवर्क, और ये सपोर्ट करेगा रिफेकर जो भी रिकवरी एफर्ट होंगे, उनको बेटर करने के लिए। अच्छा, इसकी नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन में कौन है? स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। कैलेमिटीज़ जो हैं, जो कवर होंगी इसमें साइक्लोन है, ड्रॉट है, अर्थक्वेक है, लाइफ है, फ्लड है, सुनामी है, हेलस्टोन भी शामिल है इसमें, लैंडस्लाइड्स भी है, एवलांच है, क्लाउड बर्स्ट है, पेस्ट अटैक है, एंड फॉरेस्ट एंड कोल्ड वेव है, राइट? एक्टिविटीज़ उसके अंडर में होंगी हाउसिंग, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये थोड़ा बहुत देख के चलना था मैं एक्चुअली में, ये विंडो में क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे हमारे पास फ्लड वॉच, तो ये क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च करा है वर्जन 2.0 वर्जन किसका? फ्लड वॉच इंडिया का, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कवर करेगा लगभग 592 फ्लड मॉनिटरिंग स्टेशंस को, ठीक है? और ये पहले कर रहा था 200, ठीक है? इसके संग लगभग 150 रिजर्वियर भी है। फ्लड वॉच इंडिया एप्लीकेशन ये एक ऐप है, आप ऐसे कह सकते हो। इसको डेवलप करा गया है सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। इसका मेन काम क्या है? ये यूजिंग करेगा मोबाइल फ़ोन्स टू डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फ्लड सिचुएशन क्या है इन द कंट्री एंड फ्लड फोरकास्ट अप टू 7 डेज़ ऑन रियल टाइम बेसिस ऑफ द पब्लिक। ठीक, वो थोड़ा-सा हमें देखना है। आगे हमारे पास ई फॉर ऑल, ये क्या है? रिसेंटली जो आईएमडी है, उनके चीफ ने कहा है कि नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड मॉरिशस, ठीक है? ये डेवलप करेंगे ईवीएस एज़ अ पार्ट ऑफ अर्ली वार्निंग ऑफ ऑल, यानी कि ईडब्ल्यू फॉर ऑल इनिशिएटिव, जिसको अनाउंस करा गया यूएन 2022 के द्वारा। अब बात करें ई ईडब्ल्यू फॉर ऑल, एक्चुअली में इसका मेन काम क्या है? तो ये प्रोटेक्ट करेगा एवरीवन को कहाँ से? हज़ार्डस वेदर्स, वाटर एंड क्लाइमेट इवेंट्स थ्रू द ईडब्ल्यूएस बाय एंड ऑफ 2027। तो ये थोड़ा-सा आपको समझना है कि जो भी वेदर हज़ार्डस है उससे एंड वाटर से एंड क्लाइमेट इवेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा ये 2027 तक, इसलिए इसको यू कंसीडर ई फॉर ऑल के नाम से जाना जाता है। और इसको इस स्प्रेड हेडेड करा जाएगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द डिसास्टर रिस्क रिडक्शन के द्वारा, ठीक है? तो ये थोड़ा-थोड़ा हमें देख के चलना है। आगे बात करेंगे इसी तरीके से कॉल्स फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ यूएसडी लगभग कितना
$3.1 बिलियन यूएस डॉलर बिटवीन 2023-27 से लेके, और ये स्ट्रेंथ करेगा 4 पिलर ऑफ ईडब्ल्यूएस। तो जैसे कौन-कौन से डिसास्टर रिस्क नॉलेज, डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशंस, मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, वार्निंग, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? इतना ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा-थोड़ा देख के चलना है। एक्सरसाइज एक्टिया ये क्या है? तो ये थोड़ा-सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, इसने यू कंसीडर होस्ट करा है एक्सरसाइज एक्टिया इन चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अब एक्टिया की बात करेंगे तो ये इम्प्रूव करेगा डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड फोस्टर स्ट्रांग कोलैबोरेशन अमंग ए की स्टेक होल्डर बाय इनकॉर्पोरेटिंग, जिसमें साइमल्टेनियस टेक्नोलॉजी डिस्कशंस एंड एक्सपर्ट इनसाइट, ये सब कुछ होंगे जो कि वेरियस डिसास्टर मैनेजमेंट रोल अदा करते हैं उनको लेके, ठीक है? तो कुल मिला के एक्टिया जो है वो आप कह सकते हो एक एक्सरसाइज है, जो कि चेन्नई, तमिलनाडु में इसको होस्ट करा गया, राइट? तो ये थोड़ा-सा हमें देखना है। आगे बात करेंगे हम। फिर हमारे पास एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूज़ में है, सिडरी, कोएलिशंस फॉर डिसास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि सिडरी। सिडरी की बात करेंगे तो ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? तो इसने अपनी 5th एनिवर्सरी मनाई है और उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इंडिया में है। इसकी उत्पत्ति जो है 2019 में भाई इंडिया के द्वारा हुई। ये 40 कंट्री हैं, इसमें 7 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये ग्लोबल पार्टनरशिप और नेशनल यूएन एजेंसी, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक एंड द प्राइवेट सेक्टर भी यू कंसीडर इसमें पार्टनर है। इसका मेन काम है कि ये प्रमोट करता है जो भी रेजिलियंस है इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम से लेके उनको, ठीक है? एंड डिसास्टर रिस्क इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्या सिग्निफिकेंस है? ये ग्लोबल मैकेनिज्म है फॉर फंडिंग एंड कोऑर्डिनेशन, टेक्निकल सपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग को लेके, ठीक है? इनिशिएटिव जो है सिडबी के द्वारा ली जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस, आइलैंड्स, स्टेट्स एंड डीआरआई कॉन्सेंट प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिसास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आईसीडीआरआई है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलेरेशन फंड है, और रिपोर्ट्स में कुछ और भी हैं जैसे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट्स, वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस, जो कि सिडरी की है। तो ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें देखनी होती है, हमें सारी लाइन बाय लाइन नहीं याद करना होता, क्योंकि लाइन बाय लाइन हमें याद भी नहीं रहेगा, फोकस करना है हमें अपने स्टैटिक पोर्शंस पे, ठीक है? सो आज हम इसको यहीं रोकेंगे। थैंक यू सो मच, और 1-2 पार्ट में और ये कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा।